Rajendra. Thank you. And I would like to list some of the achievements of Dr. Rajendra Kumar. Dr. Rajendra Kumar is working as a professor in the PG College of Education, Sirsa, from Haryana. He did his PhD and M.Ed from MDU Rohtak and MA in Mass Communication from ADLU Sirsa. A series of lectures organized by Sarv Shiksha Abhiyan have been delivered in Sirsa district. Association for Education Research, Pondicherry. Indian Academy of Applied Psychology, Chennai. The Learning Community, New Delhi, ICTE. Haryana State Chapter, GERA, LPU, Fagwada. CTET, New Delhi. He has published 14 international journals and 35 national journals, and he delivered a radio talk on HIV/AIDS and its prevention from All India Radio Station Rohtak. Welcome to you, sir. Welcome again on the behalf of the GGSET family on this event, that is Faculty Development Program organized by GGSET. Welcome to you, sir. And I would like to invite Dr. Rajendra Uppal to present your lecture on qualitative and quantitative research in technical education and role of interest in technical research. Over to you, sir. Thank you, madam. My voice Thank is you. audible. Thank you so Thank much, you. sir, for joining. Am I audible or not? Yes, sir. Yes, sir. Your voice is audible. Thank you, Rajni madam. Thank you, Sunny Arora. And I'm really thankful to the Dean of Guru Gobind Singh College of Engineering, Talwandi Sabo Bathinda, and Dr. Virender ji. And especially thankful to the management of Guru Gobind Singh College of Engineering and Guru Kashi University Bathinda, Talwandi Sabo. तो आज मैं बहुत ही जो है अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और खास करके जो आपका FDP जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें 25 पार्टिसिपेंट जो भाग ले रहे हैं, और मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा कि वो इस प्रोग्राम से भरपूर फायदा उठा रहे हैं। खास करके जो मेरा जितना भी लेक्चर रहा है, जहाँ भी पहले मैं डिप्टी मैनेजर था सेंट्रल गवर्नमेंट में, वहाँ से VRS लेने के बाद मैं टीचिंग में स्विच ओवर किया, और आजकल मैं JCD कॉलेज ऑफ एजुकेशन प्रोफेसर के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, और जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स और जितने भी M.Ed के और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं उन पर मेरे लेक्चर रहे हैं। तो आज का जो मेरा विषय है वो ये है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च इन टेक्निकल एजुकेशन एंड रोल ऑफ इंटरनेट इन टेक्निकल रिसर्च। तो मैंने ये विषय जो है खास करके इसलिए चुना क्योंकि हमारा जो रिसर्च है, PhD लेवल का हो, MPhil का हो, PG लेवल का हो, उस रिसर्च के अंदर काफ़ी बच्चों को ये दिक्कत होती है कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च को ज़्यादा अहमियत दें कि क्वांटिटेटिव को दें, या दोनों का इंटीग्रेशन मिक्स्ड अप्रोच को दें। कई ऐसे रिसर्चेज भी हैं जो प्योरली क्वालिटेटिव हैं, और कई बहुत रेयर रिसर्चेज हैं जो प्योरली क्वांटिटेटिव हैं, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्स टाइप ऑफ अप्रोच जो है सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि उसके अंदर आप क्वालिटी की भी बातें पहले डिस्कस करते हो, फिर क्वांटिटी एनालिसिस करके उसके अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हो। Before start of my topic, I will give some brief introduction about the terminology which is to be used in the research. खास करके जो रिसर्च के अंदर हमारी टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसके बारे में बच्चों को जो कंफ्यूजन है कि भाई क्या इसका मीनिंग होगा, किस तरह से ये सारी चीजें होंगी, तो वो थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। बाकी फिर आपका जो टॉपिक है उसके बारे में हम इंटरेक्शन मोड से ज्यादा इसको चलाएंगे,
क्योंकि मेरा ये है कि भाषणबाजी करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कुछ आप मेरे इस लेक्चर के थ्रू लेके जाओ। तो खास करके एक तो क्योंकि आपके जो रिसर्च के अंदर टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं, एक है जैसे कि आपका डिस्कवरी, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्कवरी, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंशन, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च। और डिस्कवरी के साथ साथ हम फंडामेंटल रिसर्च भी वर्ड यूज़ करते हैं, इन्वेंशन के साथ हम अप्लाइड रिसर्च का वर्ड यूज़ करते हैं। तो डिस्कवरी का जो मेन मकसद है, मेन मीनिंग है, वो ये है, डिस मीन्स रिमूव कर देना, कवर कोई पर्दा हटा देना। तो ऐसा काम कोई करना जो कि नया हो और आज तक के पहले इंडियन लेवल पे या अपने नेशनल लेवल पे फिर इंटरनेशनल लेवल पे उसे जो है पेटेंट कराया जा सके और लोग सभी कहें कि हाँ वाकई इसने अच्छा काम किया, नया काम किया है। वो जो डिस्कवरी है, जरूरी नहीं कि पीएचडी या बड़े पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं, उस डिस्कवरी को लेमैन भी कर सकता है। काफी हमारे आप ऐसे ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जिनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, उन्होंने भी डिस्कवरी की है। तो डिस्कवरी का मतलब है फंडामेंटल रिसर्च, ऐसी रिसर्च जो आज तक पहले किसी ने ना देखी हो ना उसने सुनी हो। और उसके बाद फिर हम फंडामेंटल रिसर्च को बेस बना करके इन्वेंशंस करते हैं। तो उसमें इन्वेंशंस में कोई कंसेप्ट, कोई आइडिया फंडामेंटल का होगा, उसको बेस बना के हम लाइफ की डे टू डे एक्टिविटीज में नई इनोवेशन करते हैं, वो कहलाती है अप्लाइड रिसर्च, या उसका दूसरा नाम है इन्वेंशन। जैसे जेम्स वाट ने स्टीम इंजन की खोज की, तो इसका मतलब पहले हीट और स्टीम इंजन के बारे, स्टीम के बारे में तो पता था, लेकिन हीट, उस स्टीम को उसने कहाँ यूज किया, स्टीम इंजन बनाने में। तो दैट इज इन्वेंशन, उसको अप्लाइड रिसर्च भी बोलते हैं। तीसरा है रिसर्च। तो रिसर्च जो है वो हर फील्ड में है, इंडस्ट्रीज में, आपकी इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, फार्मास्यूटिकल में, हर फील्ड के अंदर हम रिसर्च करते हैं। मेन उसका मकसद क्या है, री मीन्स ढूंढना, बार बार ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम बच्चों को हम देते हैं पीजी लेवल पे, एमपी लेवल पे, पीएचडी लेवल पे। उन प्रॉब्लम के माध्यम से बच्चा जो है कोई नई चीज निकाल दे, और वो फंडामेंटल रिसर्च का रूप भी हो सकता है, वो अप्लाइड रिसर्च या इन्वेंशन का रूप भी हो सकता है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो हम रिसर्च से रिलेटेड। और एरियाज, हर फील्ड में अलग अलग एरियाज हैं। और खास करके जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें जब क्वालिटी रिसर्च की बात करते हैं, तो क्वालिटी रिसर्च में क्या होता है, ये कैलकुलेशन से रिलेटेड नहीं होता। ये जो है ऐसी रिसर्च होती है जो इवेंट्स हैं उनके बारे में है, बिहेवियरल रिसर्च है जैसे उसके बारे में है। जैसे मान लिया किसी ने पिटाई की, तो हम ये कह सकते हैं कि 4 किलो पिटाई की, 5 किलो पिटाई की। कोई रोया, कितने किलो रोया, वी कैन नॉट मेजर एक्यूरेटली। और हम इसको अंदाजा लगा सकते हैं स्केल में डाल के, रेटिंग स्केल में डाल के, ये तो बता सकते हैं बहुत रोया, कम रोया, नहीं रोया, लेकिन उसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो क्वालिटेटिव रिसर्च का दूसरा नाम नॉन पैरामेट्रिक भी है, और उसे असेसमेंट के नाम से भी जाना जाता है। आकलन करना, असेस करना, अंदाजा लगाना। तो हम काफी चीजों को, जो क्वालिटी की चीजें हैं जिसके अंदर हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, वहां असेस करते हैं, वहां नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक्स यूज करते हैं। तो नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक्स का मतलब यही है कि इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं निकाल सकते हम, केवल रेटिंग स्केल के माध्यम से हम कम, ज्यादा, बहुत ज्यादा, नॉर्मल, ये चीजें बता सकते हैं। तो ये है सारा क्वालिटेटिव रिसर्च में हम स्टडी करते हैं। लेकिन जो खास करके जो लिटरेचर की बातें हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, इनके लिटरेचर की बात करें तो इनमें सारा क्वालिटेटिव रिसर्च है। बिहेवियरल स्टडीज की बात करें, वो सारा क्वालिटेटिव रिसर्च है। इथनोग्राफी की बात करें, फोनोमिनोलॉजी की बात करें, जो घटनाएं होती हैं उनके ऊपर हम तरह तरह की रिसर्च करते हैं। तो वो सारी क्वालिटेटिव मैथ थी, प्योरली क्वालिटेटिव। अगर उसके साथ साथ हम कोई कैलकुलेशन वर्क भी करें तो इसका मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी आप यूज कर रहे हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत सारी रिसर्च हैं जो कि हमारे लिटरेचर से रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है, इवेंट से रिलेटेड है, बिहेवियर स्टडीज से रिलेटेड है, और हमारे जितने भी साइकोलॉजिकल डोमेन्स हैं उनसे रिलेटेड सारी क्वालिटेटिव रिसर्च पे हम वो काम करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दूसरा है, अच्छा, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम दो जो है स्केल यूज करते हैं। एक का नाम है नॉमिनल, इसको हिंदी में बोलते हैं नामित स्केल। नामित स्केल का मतलब कि जब हम रिसर्च करते हैं तो किसी न किसी ग्रुप को लेकर के नाम दे देते हैं, ये लड़कों का ग्रुप, ये लड़कियों का ग्रुप, ये ग्रामीण लोगों का ग्रुप, ये शहरी लोगों का ग्रुप। तो जब इस तरह की स्टडी होती है जिसमें केवल नाम तो दे दिया या सरनेम दे दिया या क्लासिफिकेशन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, एरिया, कलर, हैबिटेट, कास्ट, लेकिन संख्या वहां नहीं बताते, तो ये जब
ऐसा स्केल जो कि नाम दे करके हम उसकी स्टडी करें और उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कोई इंपॉर्टेंस ना रखती हो, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल स्केल। तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव जो रिसर्च मेथोडोलॉजीज है उनके अंदर ये हम स्केल नॉमिनल स्केल यूज करते हैं। तो नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। तो दूसरा जो स्केल है वो ऑर्डिनल स्केल कहलाता है क्वालिटेटिव रिसर्च में। ऑर्डिनल का मतलब होता है क्रमिक। क्रमिक का मतलब है कि क्लासिफिकेशन करना, सीक्वेंस देना, एक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करना। तो इस टाइप की चीजें जो होती हैं, और हम इसमें क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिट्स पिलानी के अंदर जो एडमिशन होते थे, उसमें स्टार्ट में वो क्या करते थे, शुरू शुरू में उन्होंने क्या सिस्टम रखा हुआ था कि जितने भी ऑल ओवर इंडिया की यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो फर्स्ट टॉपर है 12th में, जो सेकंड और थर्ड है, इन तीनों को ले लेते थे, बाकी को नहीं लेते थे। तो एक यूनिवर्सिटी का टॉपर 99 का है, दूसरी यूनिवर्सिटी का टॉपर 98 का है, तीसरी का 95 का है, तो उनके लिए वो तीनों बराबर थे, तो क्योंकि उन्होंने फर्स्ट रैंक लिया हुआ है। तो इस तरह से जब हम कोई भी रैंकिंग करें, कोई भी हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में सीक्वेंसिंग करें, रैंकिंग करें, उसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप को नाम दे दें, या साइज का नाम दे दें, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, तो इस टाइप की जो स्टडी है वो ऑर्डिनल स्केल कहलाती है, जिसके अंदर हम रैंकिंग, क्लासिफिकेशन, सीक्वेंसिंग करके ग्रुप को डिनोट करते हैं। इसके अंदर भी कैलकुलेशन नहीं है, ना किसी तरह की कैलकुलेशन है, ना कोई नंबर है। इसके अंदर केवल हम ग्रुप को रैंक दे देते हैं, नाम दे देते हैं, या पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल को नाम दे देते हैं, और उसके आधार पे हम जो है रिसर्च करते हैं। तो ये दूसरा स्केल है जिसे कि हम ऑर्डिनल या क्रमिक स्केल बोलेंगे। ये क्वालिटेटिव रिसर्च का दूसरा स्केल कहलाता है। तो हम जब भी क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करेंगे तो ये दोनों स्केल ज्यादा से ज्यादा यूज होते हैं, या तो नॉमिनल स्केल या ऑर्डिनल स्केल। इसमें ध्यान रहे किसी तरह की कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, केवल नाम से या क्रम से, रैंकिंग से उसे डिनोट किया जाएगा। तो ये बातें थी सारी क्वालिटेटिव रिसर्च की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो नेक्स्ट है, जो टाइप है क्वांटिटेटिव पैरामीट्रिक, इसको बोलते हैं मेजरमेंट। तो पैरामीट्रिक और मेजरमेंट का क्या मतलब है? ये है कि हम कोई चीज सॉलिड, लिक्विड, गैसेस को नाप सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज। जैसे सॉलिड है कोई चीज, उसको किलोग्राम में, ग्राम में नाप सकते हैं, या कोई लिक्विड है उसे लीटर्स में नाप सकते हैं, कोई गैस है उसे ऑन्स में नाप सकते हैं। मतलब क्या है कि व्हेन द कैलकुलेशंस आर मेड एंड दीज कैलकुलेशंस आर हैविंग यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस, जब ये जो कैलकुलेशंस है, चाहे आप निकालें, चाहे मैं निकालूं, चाहे पड़ोसी निकाले, चाहे दुश्मन निकाले, वो सेम आएंगी। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल, क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं और मैं बात करता रहूं तो अच्छी बात नहीं है। पाई की वैल्यू कोई बताएगा, एनी पार्टिसिपेंट, कि पाई की वैल्यू क्या होती है? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर, 3.14 सर। हाँ, ये, या इसे 22/7 भी कह सकते हो आप। तो ये कॉन्स्टेंट ही क्यों है? 22/7 क्यों, 40/7 क्यों नहीं, 50/7 क्यों नहीं? एनीबॉडी, कोई बताना चाहेगा? क्योंकि आजकल जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको सीबीएसई के सिलेबस में चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, उसको प्रैक्टिकल से जोड़ा जा रहा है। हर चीज बच्चों को हाथ में दे दी जाती है, जब तक उसके समझ नहीं आती, क्लियर नहीं होती, टीचर जो है ना उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो ये पाई की वैल्यू अगर हम बच्चों को सिखाएं तो कैसे सिखाएं? उसे तरह तरह की रिंग दे दें, रिंग दे करके उसकी जो पेरीमीटर है वो सबकी नापनी सिखा दें उनको, फिर डायमीटर हर एक का नापना सिखा दें। जब भी हम पेरीमीटर को डायमीटर से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 22/7। कभी भी 40/7, 30/7 नहीं आएगा। तो कोई ना कोई लॉजिक अगर आप बच्चों को बता देते हो ना, जिंदगी भर वो याद रखेगा कि ये वैल्यू कॉन्स्टेंट है तो क्यों है, उसके पीछे क्या लॉजिक्स हैं। तो जितना भी आजकल हमारा स्टडी चल रहा है उसको हम प्रैक्टिकल से जोड़ दें या रिसर्च से जोड़ दें, मेरा कहने का मकसद यहाँ ये है कि उसे रिसर्च से जोड़ दें, तो क्या होगा कि हम आउटपुट अच्छा दे सकते हैं, प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड चीजें निकाल सकते हैं, और सोशल वेलफेयर के लिए ऐसी ऐसी रिसर्च कर सकते हैं जो कि दूसरे देश के लोग कर रहे हैं। कई बार हम दूसरे देश के लोगों से अपने आप को कंपेयर करते हैं। हमारे जो है इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने इतना पैसा लगाया हुआ है रिसर्च पे। आप, अगर मैं बात करूं CSIR की 44 लैब्स पे, आपकी इंजीनियरिंग की भी काफी लैब्स हैं CSIR की, जैसे पिलानी के अंदर सीरी है, और बहुत सारी इस तरह की रिसर्च लैब है। करोड़ों रुपया सरकार खर्च करती है। उसके पीछे मकसद क्या है? मकसद यही है कि ये साइंटिस्ट कोई भी एक इनोवेशन दे दे, हमारा इंडिया का नाम हो जाए, और कुल मिलाकर के जो ये रिसर्च है, इनोवेशन है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी, हम इसको प्रयोग कर सकें।
हमारे इंडिया में बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं एजुकेशन सिस्टम में, हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। वो अगर मैं थोड़ा सा शेयर करूं तो हो सकता है एक चिंगारी आपके लिए आपका काम। हमारे यहाँ देखो पीएचडी कराते हैं हम, एमफिल कराते हैं, प्लेगरिज्म भी चेक कराते हैं, सारी चीजें चेक कराते हैं, जबकि प्लेगरिज्म का जो कंसेप्ट आ रहा है पहले दूसरे चैप्टर पे तो होना ही नहीं चाहिए। उसमें भी हम घुसे रहते हैं जी, हमें इसे में गलती निकालनी है, वो करना है। ये चीज तो एज इट इज हम पहले से ही बोल रहे हैं कि हमने नकल उठाई है, उसमें क्या प्लेगरिज्म चेक करें। तीसरा चौथा पांचवें में चलो हम बनता है कि हम प्लेगरिज्म चेक करें, लेकिन हम ईमानदारी से रिसर्च नहीं करते। जितने भी रिसर्च की लैब्स में अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए लोग लगे हुए हैं। अगर ईमानदारी से प्रोफेशनल एथिक्स को डेवलप करके अगर काम करें तो हो सकता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट रिसर्च में हो रही है वो उसका कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी निकले और उसका कुछ आउटपुट निकले, और हमारे देश के लोग भी इनोवेशन करके जो है नए नए कंसेप्ट हमारे वर्ल्ड वाइड दे सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम का ये फॉल्ट कह लें कि सही ढंग से हमारी रिसर्च यहाँ नहीं हो। ऐसे ही मैं एग्रीकल्चर की लैब्स की बात करूँ, 64 लैब्स हैं ऑल ओवर इंडिया, और दूसरे हर डिपार्टमेंट में, हर इंडस्ट्रीज में इतनी इतनी लैब्स गवर्नमेंट ने दे रखी हैं इन साइंटिस्ट को। किस लिए दे रखी है कि भाई आप ईमानदारी से अच्छे ढंग से काम करो, खाली लीपापोती मत करो। इतने मोटे मोटे ग्रंथों को लाइब्रेरी में सजाने के लिए नहीं है। इसके अंदर एक भी पॉइंट कोई पॉजिटिव निकल आए और वो पॉइंट हमारे सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए, जो है समाज के हित के लिए अगर रिसर्च के रूप में कुछ प्रोडक्टिविटी दे पाए तो हम कहेंगे कि हाँ वाकई हम साइंटिस्ट हैं। खाली लिपापोती करना या डिग्रियां लेना, मैं बड़ी शेरो शायरी करता हूँ इन चीजों में। जितनी भी चीजें समाज के अंदर मेरे को बुरी लगती हैं, मेरे उसके ऊपर कम से कम 2-2, 3-3 हजार मैं उसी टाइम शेर सुनाता हूँ, बहुत तरह तरह के। उसके पीछे मकसद एक ही है मेरा, कि समाज को एक सही डायरेक्शन देना और समाज के बच्चों को सही डायरेक्शन देना कि वो जो रिसर्च कर रहे हैं उसके पीछे क्या मकसद है, व्हाई यू आर वेस्टिंग द टाइम। ऐसे ऐसे कंट्रीज के एग्जांपल मैं दूं जहां उनकी खुद की भाषा में वो काम करते हैं। जापान, जापान वालों को ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, जापानीज के अंदर काम करते हैं। चाइना के लोग चाइनीज में वो रिसर्च करते हैं, और उस उनके पास कई तो ऐसे ऐसे बड़े अच्छे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने चीजें खोजी हैं, उनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, और उनकी इनोवेशन देखो आप, कि पूरा वर्ल्ड जो है ना उसकी अप्रिसिएशन करता है कि वाकई इसने काम किया है। तो हम टाइम को बहुत वेस्ट करते हैं, अननेसेसरी वेस्ट करते हैं, सही यूटिलाइज नहीं करते। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर अगर हम सही पैसे का सदुपयोग करें, सही ढंग से उसको यूटिलाइज करें, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हमारे में भी सारी चीजें हैं, बशर्ते कि हम उसको सिस्टम से करें, अच्छे ढंग से करें, प्रोफेशनल एथिक्स को अपना कर करें। अब मैं एक दो लाइनें चलो शेर के रूप में जरूर सुनाऊंगा। डॉक्टर को रोगी मिले, वकील को मिले केस, टीचर को ट्यूशन मिले, भाड़ में जाए देश। ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ चल रहा है। कहने का मतलब ये मेरा ये है कि ये लोग प्रोफेशनल डिग्रियां इतनी ले ले करके और सही ढंग से मायने में जो हमारी एजुकेशन को आगे ग्रोथ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। क्या है, एक डॉक्टर को ये समझाया जाता है भाई तूने गलत ढंग से पैसा नहीं कमाना, अगर सही मरीज है तो उससे पैसे लो, आप ईमानदारी से कमाओ। इंजीनियर को ये सिखाया जाता है कि आपने किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो सिविल का हो चाहे मैकेनिकल का हो, उसमें रिश्वत नहीं लेनी और अच्छे से अच्छे क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट लगाने हैं। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए लोग बिक रहे हैं। टीचर को ये समझाया जाता है कि तुम्हारे प्रोफेशनल एथिक्स में कि आपने ट्यूशन नहीं करनी, मैक्सिमम टाइम आप बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास भी लेनी है तो स्कूल में या कॉलेज यूनिवर्सिटीज में लो, ना कि ट्यूशन पे लो। अपने पैसे स्वार्थ के लिए उस एजुकेशन का मिसयूज ना करो। तो ये प्रोफेशनल एथिक्स कहाँ है, सारे गायब होते जा रहे हैं। हम ईमानदारी से अगर थोड़ी सी अपने प्रोफेशनल एथिक्स के अनुसार अपने प्रोफेशन को जो है सही ढंग से निभाएं, तो ऐसा दिन नहीं है कि हमारे ही साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड फेमस हो, हमारे ही साइंटिस्ट इस जो है संसार को पता नहीं क्या दिशा दे दें, और ऐसी दिशा दे दें जो कि हमारी ह्यूमैनिटी के लिए फायदे। तो ये बातें थोड़ी सी मैं इसलिए बीच बीच में बोलता हूँ ताकि आप यंगेस्ट जनरेशन हो, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी 60 पार कर चुका हूँ, और रिसर्च जो है अच्छी रिसर्च हो, मेरा हमेशा ये सोचना होता है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर भी दो स्केल हैं, पहले जैसे मैंने क्वालिटेटिव में बताया नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, तो हम क्वांटिटेटिव में भी दो जो है स्केल्स को स्टडी करेंगे, और इसको पैरामेट्रिक भी बोलते हैं, मेजरमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हम जो दूसरी स्लाइड, इस दूसरे जो स्केल है एक इंटरवल स्केल, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतराल स्केल। जब भी हम कोई कैलकुलेशंस करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको
एग्जांपल दूं कि असेंडिंग ऑर्डर में मेरे पास नंबर्स हैं 2 4 6 8 10, तो इसमें +2 बढ़ रहा है। मैं अगर नंबर दूं आपको 10 8 6 4 2, इसमें -2 2 2 घट रहा है। तो ऐसे आप दुनिया भर की सीक्वेंस ले सकते हो, दुनिया भर की सीरीज ले सकते हो जिसमें 2 3 4 5 को ऐड कर रहे हो या माइनस कर रहे हो। तो इस तरह की कैलकुलेशंस जब हम कोई भी ग्रुप में या कैलकुलेशन, ऐसे मान लिया मैंने टेम्परेचर नोट किया किसी का, तो टेम्परेचर में मान लिया एक तो 60 से 65, एक मैंने 80 से 85, अगर मैं कंपेयर करूं दोनों में डिफरेंस 5 डिग्री फ़ारेनहाइट का है। तो कहने का मतलब है जब हम कोई डिफरेंस निकालें या कोई एडिशन करें, तो इस तरह की जो कैलकुलेशंस हैं वो हम इंटरवल स्केल में करते हैं। और इंटरवल स्केल में प्लस और माइनस दोनों सिंबल यूज होते हैं। कोई चीज ऐड कर रहे हैं, कोई चीज घटा रहे हैं। और अगर आप अपने बचपन की बातें याद करो तो आपको 10वीं में, 8वीं में, 6ठी में बोधमास का रूल सीखने को मिला होगा। उसके अंदर बड़ा सीक्वेंस है कि हम पहले ब्रैकेट खोलेंगे, फिर ऑफ खोलेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह की चीजें अगर हम इसको रूल को नहीं फॉलो करते तो कई बार आपने देखा होगा मिस कैलकुलेशंस होती है, गलत कैलकुलेशंस होती है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो क्वांटिटेटिव में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इंटरवल स्केल का मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी कैलकुलेशंस करें, चाहे वो उसका डिफरेंस की बात हो, चाहे एडिशन की बात हो, तो वो सारा इंटरवल स्केल में हम मेजर कर सकते हैं। तो इसमें अंदाजा नहीं चलता। ये नहीं है कि भाई जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च में था नॉमिनल ऑर्डिनल स्केल में हम अंदाजे से कोई चीज बता दें। इसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यूज होंगी और वो चाहे आप निकालो, चाहे पड़ोसी निकाले, चाहे दुश्मन निकाले, आएंगी उतनी ही। तो ये जो मैथमेटिक्स की चीजें हैं ये यूनिवर्सली ट्रू होती हैं और इसको जो है यूनिवर्सली इंपॉर्टेंस दी जाती है और सबके लिए एक जैसी है। तो इसमें प्लस और माइनस के साइन यूज होंगे और वो इंटरवल स्केल के अंदर आएगा। अगर किसी को कोई बीच बीच में नहीं समझ में आता है, डाउट है, तो यू कैन डिस्कस। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए प्लीज। रेशो स्केल, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपातिक स्केल। मैंने अभी छोटा सा एग्जांपल आपसे डिस्कस किया था, पाई की वैल्यू क्या है। तो अब 22/7 अगर इसको हम डिवाइड करें तो 3.123, तो मतलब आप 7 को 3.123 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 22 आएगा। तो 22 को 7 से डिवाइड करना और उसके बाद उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो कहने का मकसद ये है जब हमारी कैलकुलेशंस में जमा, घटा, गुणा और भाग ये सिंबल यूज होते हो तो वहां रेशियो स्केल कहलाता है। वो उसके अंदर क्या है, अनुपातिक स्केल, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये यूज होंगे, प्लस माइनस भी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ इस स्केल के अंदर जो हमारा इंटरवल स्केल के है उसके एडिशन में मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन भी, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी यूज हो रहे हैं। दूसरा, इट हैज द एब्सोल्यूट 0 पॉइंट, जीरो की भी इसमें इंपॉर्टेंस है। काफी चीजें हम जैसे हाइट नापते हैं, वेट नापते हैं, डिस्टेंस नापते हैं, तो अगर उसके अंदर डिस्टेंस 0 है तो वो भी हमें उसके अंदर कैलकुलेट करनी है। तो इस तरह से इस स्केल के अंदर जमा, घटा, गुणा, भाग एंड जीरो, these are the important symbols which are used in the ratio scale। और ये हमारा क्वांटिटेटिव का जो है स्केल है, क्वांटिटेटिव टेक्निक का। इसका दूसरा नाम है पैरामीट्रिक, तीसरा नाम है मेजरमेंट, मापन करना। और ये सारी चीजें जो है हम इसको कहेंगे कि हमारा किस में आएगा, ये क्वांटिटेटिव या पैरामीट्रिक या मेजरमेंट में ये स्केल है। ये 4 स्केल जो है हमारे रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 4 स्केल्स के माध्यम से हम क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है तो ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल को ज्यादा यूज करते हैं। अगर हमें रिसर्च क्वांटिटेटिव टाइप की है, कैलकुलेशंस टाइप की है, तो इसके अंदर हम इंटरवल और रेशियो स्केल यूज करते हैं। तो हमारे ये दोनों चारों स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब बात आती है, बच्चे कई बार डिस्कस करते हैं कि सर जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को हम इंटीग्रेट करके यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये चीजें जो है हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने पढ़ी है, सुनी है, देखी है, किताबों में भी आपको पढ़ने को मिल रही है। 1959 में कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग डिफरेंट मेथड्स बाय कैम्पबेल एंड फिस्के, कैम्पबेल और फिस्के ये दोनों साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को दोनों को मिक्स करके यूज किया। ऐसे ही 1973 में कंबाइंड द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा बाय एस.डी. सीबर। एस.डी. सीबर ने जो पहले कुछ चीजें कंसेप्ट क्वालिटेटिव सारे डाटा इकट्ठे किए, फिर क्वांटिटेटिव किए, फिर उन दोनों को इकट्ठा कर दिया, कंबाइंड किया। तो इसने इस तरह से काम किया रिसर्च में। नेक्स्ट है 1979 में
converging and triangulating different qualitative and quantitative data sources by JIC। तो इस तरह से JIC ने भी इनको इंटीग्रेट किया, ट्रायंगुलेट किया, कन्वर्ज किया एक दूसरे, क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव में, क्वांटिटेटिव को क्वालिटेटिव में, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसर्च। कई बार कई रिसर्चेज ऐसी होती हैं। नेक्स्ट है 89 to 2003 expanded procedures for mixed methods by ताशकोरी एंड टेडी एंड अदर्स। तो इस तरह से ये सारी चीजें हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी लोगों ने यूज की हैं कि क्वालिटेटिव होना चाहिए, क्वांटिटेटिव होना चाहिए, दोनों को मिक्स करना चाहिए, सीक्वेंशियल होना चाहिए, कंकरेंट होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशनल टाइप का होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम जब रिसर्च करते हैं तो हमें डिपेंड करता है कि हमारी डिमांड क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं वो क्या चाहते हैं, उसमें कैसे हम जो है ना हमारे रिजल्ट्स की जो प्रेजेंटेशन है या आउटपुट है उसको हम और अच्छे से बना सके, जिसमें एरर कम हो, जिसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो। तो ये सारी चीजें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी सीखते हैं कि हमारे पिछले लोगों ने क्या किया। आप रिव्यू ऑफ रिलेटिव लिटरेचर की स्टडी क्यों करते हो, उसके पीछे क्या इंपॉर्टेंस है? जो सेकंड चैप्टर बनाते हो पीएचडी में, उसके पीछे यही इंपॉर्टेंस है कि पहले इस व्यक्ति ने इस टॉपिक पे काम किया, उसका ये सैंपल था, ये हाइपोथेसिस थे, ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज की, इस तरह से उसे एनालिसिस किया डाटा को, इस तरह से रिजल्ट निकाले। तो उससे हमें एक रास्ता मिलता है, एक पाथ मिलता है कि इस व्यक्ति ने ये काम किया तो इस तरह से अच्छा काम निकला। अगर उसमें कोई कमियां थी तो वो कमियां हमने अपने रिसर्च में रिपीट नहीं करनी है। उससे हमें एक गाइडेंस मिलती है कि कैसे लोगों ने पहले काम किया और कैसे मैंने और अच्छा काम करना है। नेक्स्ट साइड प्लीज। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में कई बार बड़ा इसमें डिस्कशंस होते हैं। कई लोग कहते हैं जी हम तो जो है हमारी रिसर्च में तो प्योर क्वालिटेटिव है, हमारी रिसर्च में तो प्योर क्वांटिटेटिव है। और कई लोग कहते हैं जी हमारा तो इसमें मिक्स्ड मेथड्स हमने यूज किए हैं। तो क्वालिटेटिव जो डाटा है दैट कैन रिवील जनरलाइज इंफॉर्मेशन ऑफ द लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। जब हम क्वांटिटेटिव कोई चीज करते हैं ना तो बहुत बड़ा अगर डाटा हो तब उसके ऊपर जब कैलकुलेशंस हम करें तो हमें क्वांटिटेटिव की मदद लेनी होती है। नहीं तो इतना बड़े डाटे को एसिमिलेट करना, उनको जो है इंटीग्रेट करना, उनकी कैलकुलेशंस करना, फार्मूले लगा करके उनकी इंटरप्रिटेशन करना बहुत इजी हो जाता है अगर हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को यूज करें। और आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है, तरह तरह के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बहुत सारे आ रहे हैं। आप एक्सेल बेस्ड इतने एप्लीकेशंस हैं कि आपने डाटा को उसमें डालिए। और अब एक्सेल में, सिंपल एक्सेल की मैं बात करूं कि मेरे पास 2 लाख बच्चा है, अगर मैं उसके असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स डालना चाहूँ तो उस फिल्टर कमांड में आप उसको डाल दो, 1 मिनट की बात है। ऐसे ही काफी डाटाज ऐसे हैं। फैक्टोरियल एनालिसिस की बात करें, फैक्टोरियल एनालिसिस में 50 फैक्टर हैं, लेकिन 5 ऐसे डोमिनेंट फैक्टर हैं जो कि हमारे रिसर्च में ज्यादा अहमियत रखते हैं, बाकियों की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। हम फैक्टोरियल एनालिसिस से उसको चेक करके जो डोमिनेंट है उनको स्टडी करें, बाकियों को छोड़ दें। तो इस टाइप से ये जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है ना बड़ी हेल्पफुल है। इसके अंदर एक्सेल बेस्ड इतने सॉफ्टवेयर आ गए, एसपीएसएस का है और दुनिया भर के मैनेजमेंट वाले, एमबीए वाले इतना यूज करते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को। मार्केटिंग के अंदर है, एचआरडी के अंदर है, फाइनेंस के अंदर है। अब फाइनेंस की बात करें, इतने बैंक्स, इतना हमारा जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसके अंदर फाइनेंस का तो रोल इतना इंपॉर्टेंट है। कितना पैसा कमाया, कितना खर्च हुआ, कितना आप जो है प्रॉफिट है, कितना लॉस है, ये सारी चीजें हमें बड़ी निकालनी होती है। लॉस अकाउंट है या आपका बैलेंस शीट है, ये सारी चीजें निकालनी होती है। टैली सॉफ्टवेयर है जैसे, ये यूज करते हैं फाइनेंस वाले। तो इसमें एसपीएसएस जो सॉफ्टवेयर है एक्सेल बेस्ड है, इसके अंदर हम काफी डाटा को डाल करके दुनिया भर के फार्मूलेज हैं, उन फार्मूलेज की मदद से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है क्वांटिटेटिव जो डाटा है, ग्रुप ऑफ पीपल, ज्यादा लोगों, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल पे हम इसको यूज करके उसको बहुत ही रिड्यूस करके बहुत ही छोटे लेवल का जो है हम इसका इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। और ये डाटा जो है सारा कुल मिला के जो क्वांटिटेटिव का डाटा होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, ताकि हम इसको ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस। क्वालिटेटिव का सब्जेक्टिव टाइप का होता है, इसमें फिनोमिनन, इसकी अप्रोचेस, इसके जो है मेथोडोलॉजी, फिर उसकी प्रोसेस, टेक्निक्स, डिवाइसेस, इस तरह से हम यूज करके क्वालिटेटिव को भी कई बार हम जो है ना आंसर्स, रीजंस, एक्सप्लेनेशंस और एग्जांपल्स के माध्यम से इसका भी हम फायदा उठाते हैं। तो क्वालिटेटिव जो रिसर्च में खास करके जो चीज है, इसके अंदर जो फाइंडिंग्स हैं ऑफन नॉट जनरलाइजेबल। इसमें जो फाइंडिंग्स है ना जनरलाइजेबल नहीं होती, कई बार कंट्रोवर्शियल होती है। कोई एग्री करता है, कोई नहीं एग्री करता।
तो इस टाइप की चीजें क्वांटिटेटिव में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें यूनिवर्सल फैक्टर्स सामने निकल के आते हैं। जो वैल्यू निकाली आपने, उस वैल्यूज को कोई भी निकालेगा वही आ रही है, तो इसका मतलब वहां जो है जनरलाइजेशन हो सकता है। यहाँ जनरलाइजेशन में दिक्कत आती है, कई बार रिसर्च होने के बावजूद भी वो कंट्रोवर्शियल चीजें रह जाती हैं। कोई कहता है कि नहीं ये ठीक है, कोई कहता है स्मॉल है, कोई कहता है बिग है, कोई कहता है छोटा है, कोई कहता है को इंटरप्रेट करते हैं। तो जो मेथड्स हैं दोनों में, क्वालिटेटिव में क्वांटिटेटिव में, हर एक में थोड़ी बहुत कमियां हैं। कुछ क्वांटिटेटिव में भी हैं, कई चीजें ऐसी हैं आप क्वांटिटेटिव में उसको असेस कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया वो सुंदर है, कितने किलो सुंदर है, 2 किलो सुंदर है, 4 किलो सुंदर है, इसको आप बता सकते? उन एट्रीब्यूट्स के माध्यम से हम रेटिंग स्केल में तो उसे पिरो सकते हैं कि कम सुंदर है, बहुत अधिक सुंदर है, नॉर्मल है, ऐसी चीजें तो हम उसको रेटिंग स्केल में डाल के कह सकते हैं। लेकिन उसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। जैसे सॉलिड लिक्विड गैसेस को एग्जैक्टली नाप सकते हैं, क्वालिटेटिव में हम इन चीजों को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन उसको स्केल में डाल के छोटा बड़ा ये सारी चीजें हम बता सकते हैं। तो इसलिए कई बार कहते हैं कि दोनों मेथड्स में कमियां हैं, तो इसलिए जहां आपकी रिसर्च की नीड हो, इंपॉर्टेंस हो कि मेरे को तो यहाँ क्वालिटेटिव डाटा से ज्यादा हेल्पफुल मिल सकती है, हेल्प हो सकती है, तो आप क्वालिटेटिव डाटा लीजिए। अगर आपको वहां ये लगता है बहुत बड़ा डाटा है और इसको मैं जो है कैसे इसका इंटरप्रिटेशन दूं, तो मेरे को क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी। तो ये डिपेंड करता है आपका रिसर्च का टॉपिक क्या है, थीम क्या है, तभी उसी के आधार पे आप ये डिसीजन ले सकते हो कि क्वालिटेटिव ज्यादा आप यूज करेंगे, क्वांटिटेटिव करेंगे। कई रिसर्चेज में ऐसा भी आप देखोगे, पहले क्वालिटेटिव टेक्निक से आप डाटा इकट्ठा किया, फिर क्वांटिटेटिव से उसको सीक्वेंशियल स्टडी करी। कई बार दोनों को साथ साथ लेके भी काम करना पड़ता है। क्वालिटेटिव का डाटा आप इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन से ले रहे हो, साथ में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी उसको यूज करके आप डाटा ले रहे हो, तो फिर दोनों को बाद में इंटीग्रेट कर देते हो रिजल्ट निकालने के लिए जो आप रिपोर्ट बनाते हो। तो ये डिपेंड करता है रिसर्च टू रिसर्च। काफी अलग अलग टॉपिक्स हैं, थीम्स हैं, उसके अनुसार मैंने आपको बताया। लैंग्वेजेस के अंदर आप ज्यादा क्वालिटेटिव रिसर्च यूज करते हो, फाइनेंस के मैटर्स हैं या और इंडस्ट्रियल चीज जो रिसर्चेज है उनमें क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के बिना गुजारा नहीं है, और कई जगह दोनों को इंटीग्रेट भी करना पड़ता है। तो ये चीज डिपेंड करती है कि आपका टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्या है, आपके रिसर्च के टॉपिक क्या चाहता है, किस तरह से ज्यादा अच्छी हम रिजल्ट दे सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो स्ट्रेटजीज हैं तरह तरह के, जो हम जो है इसके अंदर टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन हम करते हैं, तो इसमें क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड। इसके अंदर क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, नॉन एक्सपेरिमेंटल में, सर्वे में। उसके बाद जो क्वालिटेटिव में, इसमें हम नरेशंस, नरेटिव्स, एक्सप्लेनेशन देंगे। फिनोमिनोलॉजीज में हम तरह तरह की स्टोरीज हैं, घटनाएं हैं। इथनोग्राफीज के अंदर कास्ट, कलर का जो है आपका जेंडर और तरह तरह के कल्चर, उनकी स्टडीज है। लैंग्वेजेस की स्टडीज है। ग्राउंडेड थ्योरी, इसके अंदर जो है आप तरह तरह के थ्योरेटिकल कंसेप्ट को स्टडी, केस स्टडीज, इंडिविजुअल कोई स्पेशल चिल्ड्रन है, कोई इस टाइप की स्टडीज हैं जिसमें इंडिविजुअलाइज्ड हमें कोई चीजें सारी चेक करनी है, तो वो भी आप इस क्वालिटेटिव में कर सकते हैं। मिक्स्ड के अंदर क्या है, सिक्वेंशियल, कंकरेंट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। मिक्स्ड में क्या होगा, कभी आप पहले क्वालिटेटिव करोगे फिर क्वांटिटेटिव करोगे, या उल्टा भी हो सकता है, पहले क्वांटिटेटिव करोगे फिर क्वालिटेटिव। सीक्वेंशियल है, एक जो है लाइन में हम स्टडी कर रहे हैं, पहले ये दूसरे नंबर पे। कंकरेंट में दोनों साथ साथ इकट्ठे स्टडी करोगे, पहले क्वालिटेटिव भी साथ साथ कर रहे हो और क्वांटिटेटिव भी साथ। ट्रांसफॉर्मेटिव में या तो क्वालिटेटिव के रिजल्ट्स को ट्रांसफॉर्म कर दोगे क्वांटिटेटिव में, क्वांटिटेटिव के रिजल्ट्स को ट्रांसफॉर्म कर दोगे क्वालिटेटिव में। तो इस तरह से ये डिजाइन आप बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ योर टॉपिक और थीम। आपके टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अनुसार ये डिसीजन आप ले सकते हो रिसर्च डिजाइन का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हमें स्ट्रेटजीज को चूज करना होता है। आप, मैं काफी जो है ना लिटरल मीनिंग जो है वर्ड्स बहुत यूज करता हूँ। आपको कई चीजों के मैं मीनिंग अभी बताऊंगा भी नहीं, आप नोट करिए और डिफरेंस निकाल के आप कभी मेरे को मेरे मोबाइल पे शेयर करिए, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक वर्ड होता है स्ट्रेटजी, नोट करते रहिए। 10 वर्ड्स मैं बताऊंगा, उन 10 वर्ड्स में आपको बताना है कि डिफरेंस है कोई। एक वर्ड है स्ट्रेटजी, दूसरा वर्ड है सिस्टम, तीसरा वर्ड है फिनोमिनन, चौथा वर्ड है अप्रोच, पांचवा वर्ड है प्रोसेस, छठा वर्ड है मेथड, आठवां वर्ड है टेक्निक और नौवां वर्ड है डिवाइस।
अब इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, मामूली सा डिफरेंस है, इतना आपको मैंने हिंट दे दिया। लेकिन आपने गूगल पे इन चीजों पे सारों को सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि ये चीजें जब आप स्टडी करते हो ना, एक वर्ड होता है इम्पैक्ट, एक वर्ड होता है इफेक्ट। कहाँ इम्पैक्ट वर्ड यूज करना चाहिए, कहाँ इफेक्ट यूज करना चाहिए, कहाँ इन्फ्लुएंस वर्ड यूज करना चाहिए। आपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अगर आपने रिसर्च में पढ़े होंगे तो इसके अंदर हम इम्पैक्ट, इफेक्ट, इन्फ्लुएंस वर्ड यूज करते हैं। तो इसके पीछे भी लॉजिक है कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज होना चाहिए। इसका भी आंसर मैं दूंगा, देने को तो दो दे दूंगा, लेकिन आप के अंदर चिंगारी छोड़ना बहुत जरूरी है। आप इस तरह की टर्मिनोलॉजी को और सॉर्ट आउट करोगे, आपको थोड़ा सा रास्ता दिया ना, तो आप हर चीज को बड़ा डीपली स्टडी करने की कोशिश करोगे, इसका मतलब क्यों है, एक्सप्लेनेटरी और एक्सप्लोरेटरी, तो इनका मतलब क्यों है। अभी पीछे पेंडेमिक आया, अब देखो दो वर्ड हैं, एक होता है एंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक, एक होता है पेंडेमिक। इन तीनों में क्या है डिफरेंस, ये भी आप नोट करिए, ये इसका भी मीनिंग मैं तीनों का नहीं बताऊंगा। कहने का मेरा मकसद ये है कि छोटे छोटे वर्ड होते हैं, कहाँ हमें पेंडेमिक वर्ड यूज करना है, कहाँ एपिडेमिक, कहाँ जो है ना, इस तरह से जब तक आपको इसके लिटरल मीनिंग नहीं पता होंगे ना, तो वहां आप उसको सही प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रेटेजी वर्ड यहाँ यूज हुआ, उस स्ट्रेटेजी से मैंने आपको 10 वर्ड और बताए। तो आपने इस तरह की टर्मिनोलॉजी स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे, मैं आपको लास्ट में बता के जाऊंगा, आपने पूरी सारी रिसर्च ढूंढ मारनी है और उसमें देखना है कि ये वर्ड कहाँ यूज हो रहा है। तो इसके अंदर क्या है, स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी में क्या है, इम्प्लीमेंटेशन भी हम करते हैं, प्रायोरिटी भी करते हैं, इंटीग्रेट भी करते हैं, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को भी चेक करते हैं। तो ये 4 डिसीजन हमें इसमें से कोई ना कोई लेने होते हैं। तो हमें इम्प्लीमेंटेशन होता है कि हमें क्वालिटेटिव लेना है, क्वांटिटेटिव लेना है, दोनों लेने हैं। तो इस तरह से अगर कोई सीक्वेंस नहीं है, कंकरेंट, कंकरेंट का मतलब दोनों को, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव को साथ साथ यूज करना है, तो प्रायोरिटी हमारी दोनों की इक्वल भी हो सकती है। क्वालिटेटिव को उतनी प्रायोरिटी दें, क्वांटिटेटिव को उतनी प्रायोरिटी दें। डाटा डाटा कलेक्शन के टाइम पे हम दोनों इंटीग्रेट भी दें, तभी हो सकता है। एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट भी, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है आउटर सारी चीजें, इनर जो चीजें होती है वो इम्प्लिसिट कहलाती है। तो हमें कौन सी स्टडीज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की इम्प्लिसिट करनी है, कौन सी एक्सप्लिसिट करनी है। जब आप जो स्ट्रेटेजी जब बनाते हो ना, जब रिसर्च का टॉपिक फाइनल कर लेते हो, तो आपको ये दिमाग में रखना होता है कि मेरे को क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव को इंटीग्रेट करना है, दोनों को सेपरेट करना है, दोनों को कंकरेंट स्टडी करना है, दोनों को सीक्वेंशियल स्टडी करना है। तो ये चीजें आपने जब आप रिसर्च का टॉपिक करते हो, आप अपने सुपरवाइजर गाइड के गाइडेंस से डिसीजन लेते हो। इसी तरह से दूसरा है कि सिक्वेंशियल क्वालिटेटिव फर्स्ट, इसमें आपने सिक्वेंशियल स्टडी तो करनी है, लेकिन क्वालिटेटिव को पहले लेना है, क्वांटिटेटिव को पहले नहीं लेना, ऐसा डिसीजन ले सकते हो। तो प्रायोरिटी किसको दिया आपने, क्वालिटेटिव को दी। और डाटा एनालिसिस एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के टाइम पे इसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट भी करना है। इसी तरह से जो नेक्स्ट डिसीजन है वो है सिक्वेंशियल क्वालिटेटिव फर्स्ट, और लेकिन प्रायोरिटी किसको दिया आपने, क्वांटिटेटिव को दी। तो आपने सिक्वेंशियल स्टडी में क्वालिटेटिव भी लिया, लेकिन प्रायोरिटी आपने क्वांटिटेटिव को, ज्यादा आपने जो काम किया वो क्वांटिटेटिव किया, और विद सम कॉम्बिनेशन, फिर लास्ट में इन दोनों को कंबाइन करके। तो इस तरह से जो ये सारे डिसीजंस हैं, ये डिपेंड करते हैं आपकी रिसर्च का टॉपिक क्या कहता है, कहाँ कौन सी इंपोर्टेंस ज्यादा है, क्वालिटेटिव की ज्यादा है, क्वांटिटेटिव की ज्यादा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो क्राइटेरिया फॉर चूजिंग द स्ट्रेटजी, जो स्ट्रेटजी आपने यूज की है उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन, प्रायोरिटी, स्टेज, और उनको इंटीग्रेट करना है कि नहीं, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में जेंडर, रेस, एथनिसिटी, इनको यूज करना है कि नहीं, ये सारी चीजें आपने डिसाइड करनी है व्हेन यू सेलेक्ट द टॉपिक। ये आपको जब टॉपिक की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अब आपने देखा होगा काफी टॉपिक ऐसे हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के हैं, या जिसमें क्वांटिटेटिव डोमिनेट करते हैं, या जिसमें क्वालिटेटिव डोमिनेट करते हैं, जिसमें दोनों इंटीग्रेट करते हैं, पहले क्वालिटेटिव फिर क्वांटिटेटिव, पहले क्वांटिटेटिव फिर क्वांटिटेटिव, दोनों के रिजल्ट्स को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव में, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में। ये सारी चीजें आपको चूजिंग द स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी को जब बनाते हो तो उसमें आपको सेलेक्ट करनी होती है, मेरे को क्या करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए इसमें सिक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी डिजाइन है। इसमें क्या किया है, क्वांटिटेटिव पहले स्टडी किया, फिर उसके बाद उस क्वालिटेटिव स्टडी किया। तो आपने क्या किया, पहले क्वांटिटेटिव डाटा का कलेक्शन किया, फिर क्वांटिटेटिव डाटा का एनालिसिस किया, फिर क्वालिटेटिव डाटा का कलेक्शन किया, फिर क्वांटिटेटिव, फिर दोनों को
इंटीग्रेट कर दिया, जब रिजल्ट निकाले तो दोनों को क्लब कर दिया, दोनों को इकट्ठा कर दिया। तो दिस इज द मॉडल ऑफ सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी डिजाइन। नेक्स्ट मॉडल, ये सारी स्ट्रेटजीज हैं, अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज, तरीके हैं कि मेरी टॉपिक की डिमांड क्या है, मेरा टॉपिक पहले क्या करता है, मैं क्वांटिटेटिव करूं फिर क्वालिटेटिव करूं, या क्वालिटेटिव पहले करूं या क्वांटिटी करूं। तो नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Hello. Hello. सीक्वेंशियल, Yes, sir. ये नेक्स्ट स्लाइड है, इससे पहले बैक जाइए स्लाइड, एक स्लाइड बैक, पीछे वाली स्लाइड में। रजनी मैडम मेरी आवाज सुन रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Rupali ma'am, please. रूपाली स्क्रीन दी है, तो ये जो पीछे एक इससे बैक स्लाइड थी ना, वो एक बार शो करिए। Rupali ma'am. चलो मैं please वैसे go ही back. बता देता हूँ, सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेट इससे पहले वाली स्लाइड थी एक्सप्लोरेट, This one. एक्सप्लोरेटरी जो थी, हाँ ये। तो इसके अंदर क्या है कि पहले क्वालिटेटिव आपने काम किया, फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव काम किया। तो इसके अंदर जो है आपने ना, ये तो एक्सप्लेनेटरी, इसके बाद Rupali ma'am. Next slide, please. My voice is audible to you, Rupali ma'am? हाँ शो नहीं हो रही। नेक्स्ट स्लाइड। I think some network problem here. I will call Rupali ma'am in just a minute, sir. Wait for a few minutes. Again start. Rupali ma'am, you are here? 35 पार्टिसिपेंट, रचना राजपूत, अमन ढिल्लो, अतुल गोयल, बलजिंदर कौर, आशीष शर्मा, डॉक्टर अमनप्रीत, डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर दिनेश, हरपिंदर, मधु चंदा, सन्नी वीरेंद्र और अमनदीप, केवल सिंह, गौरव, गीत सिमरन, हरीश, हरप्रीत शर्मा, जस्मिन, जतिन, मनप्रीत, मनदीप, नरेंद्र, रचना, जयवीर, सतनाम, संदीप और सुनीता। तो ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं इनका तहे दिल से धन्यवादी हूँ कि ये इस एफडीपी के थ्रू बहुत जो है अच्छे से इसको सुन पा रहे हैं और इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। Thank you, sir. Thank you, Rajendra sir, for giving this very valuable स्लाइड content. शेयर हो गई है? Yes, sir. Rupali ma'am, you are sharing slide? Ma'am, टाइम हो गया क्या? sir, please you can continue, sir. Sorry for disturbance, sir. Rajendra sir, you हाँ, can वही मैं continue थोड़ा, with current slide. कोई बात नहीं। Sorry for हाँ, inconvenience. स्लाइड इज नॉट डिस्प्लेइंग। Rupali ma'am, please. स्लाइड दिख नहीं पा रही है मेरे को। हाँ, नहीं दिख रही है। स्लाइड डिस्प्ले नहीं हो पा रही है। चलो बिना स्लाइड के चलेगा, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या है कि सीक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी में हम पहले क्वालिटेटिव लेंगे फिर क्वांटिटेटिव लेंगे।
और जो ट्रांसफॉर्मेटिव होता है, ट्रांसफॉर्मेटिव में हम क्या करते हैं कि या तो हम पहले क्वालिटेटिव की स्टडी करते हैं फिर उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं क्वांटिटेटिव में, या हम पहले क्वांटिटेटिव की स्टडी करते हैं फिर उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं क्वालिटेटिव। हाँ ठीक है, ये सीक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी, ठीक है। Visible, sir? हाँ विजिबल, थैंक यू। Yes, sir. तो ये सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी पहली स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड, एक्सप्लोरेटरी। हाँ ठीक है, एक्सप्लोरेटरी में हम क्या करते हैं, पहले क्वालिटेटिव फिर क्वांटिटेटिव। इसी तरह से पहले हम डाटा को क्या करेंगे, क्वालिटेटिव स्टडी करेंगे, फिर उसका एनालिसिस करेंगे, फिर क्वांटिटेटिव का करेंगे, फिर उसका एनालिसिस करेंगे, दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, ट्रांसफॉर्मेटिव। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ट्रांसफॉर्मेटिव में क्या है कि क्वालिटेटिव जो चीजें हैं उनकी विजन, एडवोकेसी, आइडियोलॉजी और फ्रेमवर्क को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्वांटिटेटिव। और दूसरा वर्जन है हमारा, या तो क्वांटिटेटिव हमने स्टार्ट किया तो क्वांटिटेटिव डाटा को हम किस में चेंज कर देंगे, क्वालिटेटिव। जो रिपोर्ट बनाएंगे वो सारी क्वालिटेटिव होगी, तो उस पहले वाले में क्वांटिटेटिव होगी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्वालिटेटिव डाटा को इसमें हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया क्वांटिटेटिव में, या क्वांटिटेटिव को क्वालिटेटिव में। फिर नेक्स्ट है कंकरंट। कंकरंट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कंकरंट में हम क्या करते हैं कि जो है ना, दोनों को साथ साथ लेते हैं। एक इंटरव्यू हम इंडिविजुअल का भी ले रहे हैं, साथ में जो है हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव की स्टडी कर रहे हैं। दोनों के फिर डाटा को क्लब करते हैं। इसमें हम क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस अलग करेंगे, क्वालिटेटिव का अलग करेंगे, फिर रिजल्ट्स को हम कंपेयर करेंगे कि भाई क्वालिटेटिव के तो ये रिजल्ट थे, क्वांटिटेटिव के थे। कंपैरिजन में बड़ी हेल्पफुल होती है हमें कॉन्करेंट स्टडीज में। क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव से कंपैरिजन करने में हमें कंकरेंट ये ज्यादा फायदा रहता है इस रिसर्च से। नेक्स्ट, कंकरंट में नेस्टेड का मतलब क्या है, हमने एक उसमें तो क्वालिटेटिव को, नेस्ट का मतलब होता है एक तरह से घोंसला, तो हमने क्या किया, क्वालिटेटिव को तो एक तरह का स्थिर रूप दे दिया, लेकिन क्वांटिटेटिव को फ्लक्चुएट कर दिया। दूसरे वाले में क्वांटिटेटिव को हमें नेस्ट के रूप में ले लिया और क्वालिटेटिव को फ्री छोड़ दिया। तो कहने का मतलब है ज्यादा एम्फेसिस कई बार हम क्वालिटेटिव में देते हैं, क्वांटिटेटिव को थोड़ा फ्री छोड़ देते हैं। और क्वांटिटेटिव को अगर हमें ज्यादा वो करना है तो वो नेस्ट के रूप में हम उसको डिनोट करते हैं। तो इस तरह से दोनों के फाइंडिंग्स को हम अलग अलग डिनोट करते हैं। तो रिपोर्ट में हम दोनों की फाइंडिंग्स अलग अलग देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कंकरंट नेस्टेड। फिर है कंकरंट ट्रांसफॉर्मेटिव। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का इकट्ठा डाटा को क्या करेंगे हम, जो है जो चीजें हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो रिपोर्ट में हम क्वांटिटेटिव को दे देंगे। अगर क्वालिटेटिव वाली रिपोर्ट देनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटी को नेस्ट के रूप में हम जो है डाटा इंटरप्रिटेशन में ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर आता है डाटा कलेक्शन के प्रोसीजर्स। आप पहली बात तो डाटा होता है कितने तरह का ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। एक प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी, एक टर्शरी। प्राइमरी डाटा तो वो है जो हम आंखों के सामने सर्वेज में जा करके या फील्ड में जा करके खुद इकट्ठा करते हैं, क्वेश्चनर के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, वो कहलाता है प्राइमरी। सेकेंडरी वो होता है जैसे हम हिस्टोरिकल स्टडीज करते हैं, लाइब्रेरी के अंदर इतनी सारी बुक्स हैं, इंसाइक्लोपीडियाज हैं, तरह तरह के लोगों के पहले काम किए हुए हैं, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, उनको हम माध्यम बना करके अपनी रिसर्च की रिपोर्ट बनाते हैं उनकी स्टडी करके। तो वो सारा सेकेंडरी डाटा है। ऐसे टर्शरी डाटा क्या होता है, मान लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रिपोर्ट दी, वो स्टेट को दे दी, स्टेट ने फिर आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दे दी, तो हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं तो कौन सा डाटा हुआ, वो टर्शरी। प्राइमरी डाटा सेंट्रल गवर्नमेंट का था, सेकेंडरी स्टेट का था, ये थर्ड वन जो डाटा है दैट इज ऑन द डिस्ट्रिक्ट लेवल, दैट इज टर्शरी। तो ये डाटा जो है, डाटा कलेक्शन के प्रोसीजर्स हैं लगभग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई एंड स्पेसिफिक अबाउट द टाइप ऑफ डाटा। टाइप ऑफ डाटा के ऊपर हमें ध्यान रखना होता है कि ये डाटा कौन सा ले रहे हैं, प्राइमरी ले रहे हैं, सेकेंडरी ले रहे हैं, टर्शरी ले रहे हैं। दूसरा, हमें इंटरव्यूज से ले रहे हैं, क्वेश्चनर से ले रहे हैं, ऑब्जर्वेशन से ले रहे हैं, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा है रिकॉग्नाइज द क्वांटिटेटिव डाटा ऑफन इन्वॉल्व रैंडम सैम्पलिंग। हम जब क्वांटिटेटिव डाटा को लेते हैं ना तो रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम का मतलब क्या है कि लॉटरी से, चांस से, उसमें किसी भी बच्चे का नंबर आ सकता है, किसी भी जो है ना एट्रीब्यूट का नंबर आ सकता है। तो रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। और खास करके क्वालिटेटिव रिसर्च में जो है सैम्पलिंग किस टाइप की होती है, पर्पसिव सैम्पलिंग। जो हमारा पर्पस है वो उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा, वैसा हमें डाटा लेना होता है। तो जब डाटा लेंगे तो ये डिपेंड करता है आपका टॉपिक क्या कहता है, आपके टॉपिक की डिमांड क्या है।
वो क्वालिटेटिव टाइप का है तो हमें पर्पसफुल सैम्पलिंग लेनी चाहिए, एक्सीडेंटल लेनी चाहिए, कन्वीनियंस लेनी चाहिए और कोटा सैम्पलिंग लेनी चाहिए। और दूसरे जो मेथड्स हैं, रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक, आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग या क्लस्टर सैम्पलिंग, ये सारी चीजें हमें क्वांटिटेटिव में लेनी होती है। फिर आता है डाटा कलेक्शन प्रोसीजर्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इस प्रोसीजर्स में हमें डिपेंड करना होता है सारी चीजों का, सैंपल के हिसाब से कौन सा सैंपल लेना है, कौन से टूल्स लेने हैं, उस टूल के अनुसार हमें डाटा इकट्ठा करना है। चलो अब डाटा से रिलेटेड मैं थोड़ी टर्मिनोलॉजी पे आ जाता हूँ, बोर हो गए आप। डाटा सिंगुलर है कि प्लूरल है? कुछ मैं ये सोच रहा हूँ कि बच्चे सो तो नहीं गए या टीचिंग कम्युनिटी कहीं नो सर तो डाटा का सिंगुलर क्या होता है? व्हाट इज द सिंगुलर ऑफ डाटा? ऐसा होता है कभी रिसर्च one के अंदर type मैं of जब data पढ़ाता you हूँ, can say singular. If you can collect the data from the multiple resources, then you can say. मैंने कहा है कि डाटा वर्ड सिंगुलर है कि प्लूरल है, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है। It depends on the quantity, sir. मैं मीनिंग पूछ रहा हूँ Okay. कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, आपने उसका आंसर नहीं दिया अभी तक। देखिए एक मैं अब चलो इससे मिलता जुलता एक और वर्ड पूछता हूँ, मीडिया। मीडिया सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये दोनों प्लूरल हैं। अब इनके सिंगुलर बता दीजिए। चलो डाटा का सिंगुलर क्या होगा? डेटम, DATUM। मीडिया का सिंगुलर क्या होगा? मीडियम, MEDIUM। जब हम काफी चीजें, जैसे आपने अगर मीडिया की चीजें सुनी, सोशल मीडिया, वो तो ये प्लूरल वर्ड यूज हो रहा है। अगर हम एक मीडियम की बात करेंगे तो वो मीडियम सिंगुलर वर्ड यूज होगा। अगर एक ही डाटा की बात करें तो डेटम, और कई डाटा इकट्ठे हों तो प्लूरल के रूप में यूज करें तो डाटा। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं, कई बार हम वर्ड यूज करते हैं, रिसर्च में लिखते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कहाँ हमें डाटा वर्ड यूज करना है, कहाँ डेटम, कहाँ मीडिया, कहाँ मीडियम। चलो नेक्स्ट जो है ये वैलिडेशन प्रोसीजर्स। वैलिडेशन प्रोसीजर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वैलिडेशन में हम क्या करते हैं कि जितने भी हमने डाटा इकट्ठा किया उनको ट्रांसफॉर्म करके किया, चाहे हमें कंकरेंट टाइप से किया, चाहे हमें किसी भी तरीके से किया, उसमें कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करी, उसको वैलिडेट करना होता है। कई बार काफी, जैसे हमने क्वेश्चनर बनाया तो क्वेश्चनर बनाने के बाद उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, हम करते हैं कि नहीं? स्टैंडर्डाइज करने का प्रोसीजर है पूरा। पहले क्वेश्चंस बनाएंगे, 100 बनाएंगे, उसमें से सर्वे करेंगे, उसके ऊपर जो है ना DVDP निकालेंगे। DVDP क्या होती है? डिफिकल्टी वैल्यू एंड डिस्क्रिमिनेशन पॉइंट। तो वो DVDP 0.3 और 0.7 के बीच में है, अगर अकॉर्डिंग टू एबल की बात करें, या और भी 0.2 से 0.6 भी कई लोग मानते हैं साइकोलॉजिस्ट। तो मतलब इस रेंज में अगर DVDP आ गई तो वो क्वेश्चन सिलेक्ट हो जाएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे हमने 100 क्वेश्चन के, फिर हमने ब्लूप्रिंट में रखे हुए थे 70 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन, बाकी 30 को हमें रिजेक्ट करना है। वो रिजेक्ट कौन से करेंगे? जो DVDP की रेंज से परे होंगे। तो ये जब स्टैंडर्डाइज करते हैं, इसकी रिलायबिलिटी भी चेक करते हैं, वैलिडिटी भी चेक करते हैं, उससे फिर हमें लगता है कि हमारा क्वेश्चन वैलिड हो गया। इसको वैलिड प्रोसीजर से हमने सारे डाटा को इकट्ठा कर दिया। जो क्वेश्चनर का वैलिडेशन हो सकता है, इंटरव्यू का वैलिडेशन हो सकता है, ऑब्जर्वेशंस की भी काफी चीजों को हम चेक करते हैं। तो ये सारी चीजें डाटा इकट्ठा करते हुए हमें ध्यान रखनी होती है। अच्छा चलो, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि एनीथिंग विच इज वैलिड इज रिलायबल और नॉट। कोई वैलिड चीज है वो रिलायबल है कि नहीं है? Sir, it depends on the requirement of the user. Either he or she will be feasible. अरे नहीं भाई, कोई चीज वैलिड है तो रिलायबल तो होगी। एक Yes, बड़ा sir. सर्कल ले लो, बड़ा सर्कल है, बड़े सर्कल में छोटा सर्कल है। छोटा सर्कल क्या है? वेन डायग्राम में कई बार आप चीजों को क्वांटिटेटिव में करते हो ना स्टडी, तो उसमें छोटा सर्कल रिलायबल है, बड़ा सर्कल वैलिड है। यानी कि मैंने ये कहा कि वैलिडिटी का पार्ट है वो। तो ये बात सही है कि नहीं है? सही है। अगर मैं ये कहूं कि कोई चीज रिलायबल है, वो वैलिड होगी, ये जरूरी नहीं है। अब मैं थोड़ा सा रिलायबल और वैलिडिटी का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उससे आपको रिसर्च में यूज करना आसान हो जाएगा। मेरे पास 3 खिलाड़ी हैं, 3 प्लेयर्स हैं, उनको मैं गेम खिलाता हूं
उनको 5-5 तीर दे देता हूँ, और एक बोर्ड है मेरे पास जो सेंटर में जो पॉइंट होता है उसमें जो 5 तीर लगाएगा वो विनर होगा, बाकी दूसरे सर्कल में, तीसरे सर्कल में उसके हिसाब से उसकी स्कोरिंग है। तो विनर कौन होगा? जो पांचों के पांचों तीर सेंटर में लगाएगा। दिस इज माय स्टैंडर्ड पैरामीटर और दिस इज द वैलिडिटी। अब एक बच्चे ने क्या किया कि पांचों के पांचों तीर सेंटर में लगाए, एक ने क्या किया, सेंटर में तो नहीं लगाया, सेंटर से हट के लगाए, लेकिन एक ही पॉइंट पे 5 तीर लगाए, और एक ने क्या किया, सारे पांचों तीर खिंडा दिए इधर उधर। तो इसमें देखो 3 कंडीशन है, एक वैलिड, एक रिलायबल, एक इनवैलिड है। वैलिड कौन सी हुई? जिसने सेंटर में लगाए। रिलायबल कौन सी हुई? जिसने गलती तो करी लेकिन वो गलती कंसिस्टेंटली रिपीट कर रहा है और वो सेंटर से नजदीक है, कहीं उसकी आंख में डिफेक्ट है, वो जो भी एंगल बनाता है वो कई बार एरर रिपीट कर रहा है। वो क्योंकि रिसर्च क्या चीज है, रिसर्च के अंदर हम अगर 100% कोई चीज वैलिड नहीं निकलती तो कम से कम रिलायबल तो हो। लेकिन वो रिलायबल को चेक करने के लिए क्या होता है, कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो अनअवॉइडेबल होते हैं। हमने सैंपल लिया, उसमें 100 का, उसमें 95 आए, 5 बीमार हो गए, नहीं आए, तो उसमें गलती तो हुई, 5 बच्चे कम रह गए, लेकिन कम से कम ऐसा एरर हो जो हमारे लिमिट के अंदर हो। ये भी खास, इसमें खास बात है। रिलायबिलिटी को ये नहीं है कि आप गलतियां करते जाओ, बहुत ज्यादा गलतियां करो, वो नहीं पॉसिबल है, लेकिन हमारे लिमिट के अंदर रिलायबिलिटी हो तब तो वो रिसर्च में, क्योंकि ना करोड़ों रुपया रिसर्च में लगता है। आप चलो 100% वैलिड रिजल्ट नहीं दे सके तो कम से कम रिलायबल रिजल्ट तो दिया आपने। ऐसे एरर थे, हमारे लिमिट में थे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? यही तो रिसर्च में हम सारा कराते हैं। टीचिंग लर्निंग के रिसर्च में 1 से 5% का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लेस देन 1% है। आप बात करें फूड इंडस्ट्री की, उसके अंदर लेस देन 1% है। हम बात करें इंजीनियरिंग की, उसमें भी लेस देन 1% है। तो इसमें जो टेक्सटाइल, कुछ टेक्सटाइल जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग की कुछ इंडस्ट्रीज हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसके अंदर 10 से 20% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। अगर बाय द वे एक थान के अंदर एक धागा गलत भी डल गया, उसका डिजाइन गलत डल गया, तो उस करोड़ों रुपए को हम वेस्ट नहीं होने देते। अगर 20% तक भी एरर है ना, तो भी उसको क्या करते हैं हम, कम रेट में मार्केट में वो कर देंगे, उससे आदमी मरे तो नहीं, लेकिन अगर दवाई इंजेक्शन कैप्सूल में हमने 1% एरर कर दिया तो लोग मर जाएंगे। इसलिए वहां अगर 3% 4% एरर आ गया ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो उसे हमें करोड़ रुपए को बर्बाद करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। लेकिन काफी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर की हमारी लाइफ के साथ ज्यादा रिस्क नहीं है, तो उसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को बढ़ा देते हैं। तो ये डिपेंड करता है रिसर्च टू रिसर्च लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का। कॉन्फिडेंस लिमिट्स क्या होती है? एरर को 100 में से घटा दो। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो कॉन्फिडेंस लिमिट 95%। तो ये सारी चीजें, डिग्री ऑफ फ्रीडम, टाइप 1 टाइप 2 एरर, टी टेस्ट, सीआर, जेड टेस्ट, एनपीसी कर्व की इंपॉर्टेंस क्या है, रिसर्च में हम क्यों यूज करते हैं, ये सारी चीजें बड़ी कोरिलेटेड हैं। रिग्रेशन कहाँ यूज करना है, कोरिलेशन कहाँ यूज करना है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इंटरमीडिएट या इंटरकॉमिटेंट वेरिएबल्स को कैसे सिलेक्ट करना है, ये सारा जब रिसर्च करते हो ना, तो कुल मिलाकर के इतना, यानी कि आपको डीपली सारी चीजों पे डिसीजन लेना होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, ज्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। वैलिडेशन में हम चेक करते हैं जो भी स्ट्रेटजी ली वैलिड है कि नहीं है। डाटा कलेक्शन प्रोसीजर, ये भी जो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं सही प्रोसीजर से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, डाटा कलेक्शन प्रोसीजर। हाँ, पीछे चले गए आप, आगे चाहिए, आगे जाइए, पीछे जा रहे हो, पीछे नहीं जाना। यू आर मूविंग बैकवर्ड, यू शुड आगे चलिए, और आगे चलिए, और आगे चलिए, और आगे चलिए। रिपोर्ट प्रेजेंटेशन, हाँ बस यहाँ रुक जी। रिपोर्ट प्रेजेंटेशन में क्या है कि जब हमें रिपोर्ट बनानी होती है ना, तो उसके अंदर हमें ध्यान रखना होता है, चलो ये इसी पे आ जाइए, लास्ट पे आ जाइए। बाकी तो रिपोर्ट में भी हमें ध्यान रखना होता है कि क्वांटिटेटिव को पहले लें, क्वांटिटेटिव को लें, दोनों को इंटीग्रेट करें और ट्रांसफॉर्मेशनल शेप को देख लेकर के हम रिपोर्ट में दें। ये सारी चीजें जैसे आपने डिजाइन लिया ना, जैसा आपने स्ट्रेटेजी चूज करी, उसके आधार पे हमें रिपोर्टिंग भी करनी होती है। नेक्स्ट लास्ट जो ये पॉइंट है मेरा, वो ये है कि रोल ऑफ इंटरनेट और कंप्यूटर इन टेक्निकल एजुकेशन। हमारे कंप्यूटर की मदद से, इंटरनेट की मदद से हम बहुत कुछ कम समय में और कम एनर्जी वेस्ट किए हम रिसर्च में उसका यूज कर सकते हैं। बहुत सारे आजकल तो गंगा है और तरह तरह की वेबसाइट्स हैं जिसपे कि जो रिसर्चेज हैं इवन फॉरेन कंट्रीज की, अपने इंडिया की, उन सारों को उनका ब्रीफ समरी दे रखा है और पूरे उन्होंने थीसिस भी दे रखे हैं।
एक डिसर्टेशन वर्ड होता है, एक थीसिस वर्ड होता है, इस दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बताएगा? एनीबॉडी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसर्टेशन और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? डिसर्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, थीसिस को हिंदी में क्या कहते हैं? मैं बाइलिंगुअल कराता हूँ मैक्सिमम रिसर्च। आप मेरे से कोई भी वर्ड का हिंदी रूपांतरण पूछेंगे ना, आई विल डू इट। तो कंप्यूटर और हमारा जो इंटरनेट है बड़ा ही फायदेमंद है रिसर्च के अंदर। हम काफी चीजें, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि एक बार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर था और पीपीटी में गलती से दूसरी ले गया, वहां रंग एक जैसा था पीपीटी का, वहां चलाई तो वो चली नहीं। मैंने कहा ये तो गड़बड़ होगी। मैंने कहा भाई 2 मिनट का मुझे समय दो। उन्होंने 2 मिनट का समय दिया। मैंने अपनी गुड़िया को टेलीफोन किया, उसने उठा करके वो मेरे को पीपीटी उसी टाइम भेज दी और मैंने वो कंप्यूटर की मदद से वहां डिस्प्ले कर दी। तो कहने का मतलब ये है, कंप्यूटर और इंटरनेट का सहयोग इतना है कि आप बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी अपनी जेब में लेके घूम रहे हैं। इतना टेक्स्ट मटेरियल, इतना जो है ना ऑडियो वीडियो, पता नहीं क्या क्या मैटर, एक लाइब्रेरी एक जगह से दूसरी जगह 1 मिनट में ट्रांसफर हो रही है। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि कम समय में हम आज इतना काम कर रहे हैं। आप लोग देखो कहाँ कहाँ बैठे हो, और ये जो है ना मेरे मतलब इस जो वेबिनार हो रहा है, फैकल्टी डेवलपमेंट हो रहा है 7 दिन का, आप उसका भरपूर फायदा उठा रहे हो। अगर आपको काशी यूनिवर्सिटी जाना पड़ता या वहां बैठ करके सारा काम करना पड़ता तो आपको पेमेंट भी करनी पड़ती है, टाइम भी लगाना पड़ता है, या आप अपनी सुविधा से पता नहीं क्या क्या चीजें करे जा रहे हो। तो इंटरनेट और कंप्यूटर का तो रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है रिसर्च में। बहुत सारी रिसर्च के जो प्रोजेक्ट्स हैं या आपके इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, या वेबसाइट खोलिए आप वहां से स्टडी करिए उसके अनुसार आपको। लेकिन फिर भी मेरे को कई बार मुश्किल ये होती है कि हमारे यहाँ रिसर्च, इतना कुछ टेक्नोलॉजी में सुधार हो चुका है, फिर भी रिसर्च हमारी जीरो है। क्यों? करोड़ों रुपया CSIR की 42 लैब्स हैं, मैं उनके नाम गिनवा सकता हूँ कहाँ कहाँ है। 64 लैब्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पैसा देती है साइंटिस्टों को। उनके भी अब क्या है कि इतना करोड़ों रुपया अरबों रुपया रिसर्च पे लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमारे लोग काम क्यों नहीं कर रहे? क्यों इनोवेशन नहीं आ रही? कोई नई नई चीजें नहीं आ रही हमारी इन्वेंशन के रूप में, डिस्कवरी के रूप में। वो बड़ा एक बार क्वेश्चन मार्क है कि किस तरह से हमारे देश के अंदर ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं नई नई टेक्नोलॉजी पे काम करें, नई नई चीजें निकालें। आज चाइना जो है ना इतना क्यों ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी? जापान, छोटे छोटे कंट्रीज हैं, हमारे तो इंडिया में तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां तो लोग बहुत कम हैं, और उसके बावजूद उनका दिमाग देखिए। जापानीज के अंदर, मैं को जापान का छोटा सा एग्जांपल दूं कि वो अपनी लैंड पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करना चाहते हैं, और समुद्र लेवल पे उन्होंने स्टील के पिलर्स लगा करके कॉलोनीज बनाई हैं अपने रहने की। तो मतलब उनकी सोच देखिए। तो मतलब अपने इंडिया में भी अगर थोड़ी सी सोच बदल जाए, हमारा जो नजरिया बदल जाए ना, तो फिर उसके बाद कोई इनोवेशन की कमी नहीं है। हमारे टैलेंटेड हमारे बच्चे हैं, ऐसा कमी नहीं है। और मैं तो हमेशा अपने बच्चों को अप्रिशिएट करता हूँ कि जितना कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में और अच्छा करें। हम रहे ना रहे, लेकिन रिसर्च रहे, बस यही कहने का मकसद है मेरा। और खास करके ऐसी स्टोरीज के माध्यम से, कई बार मैं बड़ी स्टोरीज के माध्यम से उनको मोटिवेट करता हूँ। एक हनुष नाटक अगर आपने पढ़ा होगा, उससे मैं इसको क्लोज करूंगा अपने टॉपिक को, कि एक लीवर बनाने का काम करता था, घड़ी बनाने का उसने काम किया और घड़ी बनाना सीख गया। लेकिन पुराने समय में अपने इंडिया में जो ऑर्थोडॉक्सियल हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, उन्होंने उसको बुलाया, अब भाई उसको बुला के लाओ। उसने कहा जी एक व्यक्ति ने घड़ी खोजी है और आप उसको इनाम दो। तो वो बुलाया गया। बुलाने के बाद राजा के मन में क्या आया कि वो बोला ये घड़ी तो सारों को दे देगा, मेरे उसमें होनी चाहिए दरबार में और कहीं नहीं होनी चाहिए। उसने उसकी आंखें निकाल दी। उसको बड़ा वो सदमा लगा। एक दिन वो घड़ी चलती चलती रुक गई, उसको बुलाया गया और कोई ठीक नहीं कर सकता था। उसने कहा मैं इस घड़ी को तोड़ के आऊंगा। लेकिन उसने जब घड़ी को छुआ तो लीवर काम करने लग गया, और उसने बेचारे दिमाग से एक आवाज आई कि राजा तो बेवकूफ है, अनपढ़ है, मैं तो बेवकूफ नहीं हूँ, कोई बात नहीं। उसने मेरी आंखें निकाल दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसने दिमाग में कंसेप्ट आया कि मैं इस घड़ी का जो इन्वेंशन है, जो इसकी कंसेप्ट है, मैं अपने नौकर को सिखा देता हूँ। जो उसके यहाँ काम करता था उसने नौकर को सिखा दिया, उस देश से उसको बाहर निकाल दिया। देश से बाहर निकालने के बाद उसको सेटिस्फेक्शन हुई कि मैंने जो काम किया ना उसमें मेरे को सफलता मिली। फिर
किसी ने कंप्लेंट कर दी राजा के पास कि उसके साथ नौकर था, उसको बुलाया जाए, वो कहाँ है? तो वो उसको बुलाया गया। बुलाने के बाद उसने कहा भी मैंने जो करना था वो कर दिया। बोला क्या कर दिया? बोला अब तक तो पूरा संसार घड़ियां यूज कर रहा होगा, मेरा जो मकसद था रिसर्च का पूरा हो गया। तो रिसर्च के अंदर जगदीश जो है बसु जी थे, उन्होंने जहर पे प्लांट्स के साथ ट्रीटमेंट करना था, तो वो प्लांट उसको रिएक्शन नहीं दिखा रहा था जहर का, तो उन्होंने वो जो है ना जहर चख लिया, क्योंकि उनको अपनी रिसर्च पे कॉन्फिडेंस था कि है ही नहीं जहर। जब मेरा प्लांट ही उसको नहीं रिस्पॉन्स दे रहा, तो उस इतना कॉन्फिडेंस होता है रिसर्चर को, और वो अपनी जान पे खेल करके भी काम करते हैं। आप देखो एरोस्पेस, एरोनॉटिक्स और तरह तरह की रिसर्चेज हैं जहां लोगों की जानें चली जाती हैं, पता नहीं लाइफ का वो बचे में गए, लेकिन उसके बावजूद भी लगे हुए हैं। तो रिसर्च के अंदर डिवोशन, एथिक्स, ईमानदारी और मैं कहूँगा प्रोडक्टिविटी। अगर आप थोड़े से कॉमर्स के स्टूडेंट हो ना, किसी चीज को प्रोड्यूस करना बहुत आसान है। प्रोडक्टिविटी में इनपुट और आउटपुट का रेशियो होता है, कितनी लागत से क्या बना रहे हो आप। क्वालिटी भी हो, कम पैसे से अच्छा काम कर रहे हो, क्वालिटी वाइज रिसर्च दो। खाली ये जो बड़े बड़े थीसिस लाइब्रेरियों में सजाने से मेरा जो है हाजमा ठीक नहीं होगा। मेरा हाजमा जब ठीक होगा जब अपने इंडिया के लोग कुछ अच्छे काम करके कुछ अवार्ड्स लें और पूरी ह्यूमैनिटी का वेलफेयर करें, समाज का उद्धार करें, तब मैं कहूंगा कि वाकई में ही वो रिसर्चर है। जो मन को चुभे बोल वो बोला ना करो, भूले से भी विष अमृत में घोला ना करो। साइंस और टेक्नोलॉजी में खूब तरक्की करो, लेकिन उन तरक्कियों को केवल डिग्रियों से न तोला ना करो। केवल सर्टिफिकेट या डिग्री लेने मात्र से ही आप काम कर रहे हो, ऐसा नहीं। आपने एक्चुअल में काम करना है और कुछ प्रोडक्टिविटी की तरफ, अपनी क्वालिटी की तरफ अपनी रिसर्च को लेके जाना है। ऐसे तो ऐसे लोग भी बहुत हैं जो अनपढ़ हैं, जिनके पास डिग्रीज नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। तो मैं कहूँगा रियली रूप में वो साइंटिस्ट हैं, वो अच्छे रिसर्चर हैं। और एक बहुत बड़ा डीलिट और पीएचडी होने के बावजूद भी कुछ नहीं आता। कई बार छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स बच्चों से डिस्कस होते हैं, वो कहते जी हमने तो पढ़े ही नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ इवेल्युएशन सिस्टम इतना फॉल्टी है हमारे कंट्री का कि 10 सवाल आते हैं, 5 सवाल करने होते हैं, 50% सिलेबस किया, बस छोड़ दिया बाकी। और वो जो छोड़ा है ना, वो लिंक्ड होता है हर चीज से, कहीं ना कहीं फिर आगे आपको दिक्कत आएगी। रीडर, प्रोफेसर और अच्छे अच्छे पोस्ट पे आप चले जाते हो, फिर भी आप जो चीज शुरू से नहीं करी उसको फिर भी दोबारा करने की कोशिश नहीं करते। उसका नुकसान किस पे हो रहा है? बच्चों पे हो रहा है। कुछ चीज पूछते हैं तो उसको आप कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते। तो ये हमारा जो रूट लेवल की जो कमी है ना, ड्रॉबैक्स, कमी किसमें नहीं है, सब में है। मैं नहीं कहता कि मैं बड़ा धुरंधर पहलवान हूँ, मैं भी कमजोर हूँ, लेकिन उस कमजोरी के डर से आप इतनी मेहनत करो, इतना अच्छा काम करो कि एक दिन पहलवान बन जाओ, और बनोगे। तो क्योंकि मेरा काम है चिंगारी छोड़ना। मैं मोटिवेशन की 2 लाइनें और कहूंगा। माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, कुछ इस पार तो कुछ उस पार बहुत हैं, कुछ इस पार तो कुछ इस पार बहुत हैं। तूने इस शहर में खोली है शीशे की दुकान, इसी शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। कंपटीशन तो है, दूसरे देश आगे जा रहे हैं, हम भी क्यों ना आगे जाएं। एक अगर शीशे की दुकान खोल रहा है तो पत्थर की दुकान भी खोले बैठा दूसरा। घबराने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन को ईमानदारी से फाइट करो और आप अच्छे से रिसर्च को आगे ले जाओ। तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे। हर एक फील्ड में हमारे यहाँ टैलेंटेड लोग हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, इंडस्ट्रीज हो, चाहे एजुकेशन हो, हर फील्ड में। लेकिन हमारा जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा सुधारा जाए। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, रिसर्च का खास करके R&D में इतना पैसा सरकार लगा रही है, लेकिन मेरे अंकल हैं, डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं CSIR में, मैं उनके साथ लैब्स काफी विजिट किए हैं। 42 लैब्स थी, आजकल वो 44 हो चुकी हैं, और उनकी ट्रांसफर हर जगह हुई है। हमने सारी लैब्स देखी हैं। तो बड़ा Hello. I think due to some inconvenience or networking, Rajendra Kumar is not here.
Dr. Rajendra sir, you are here? My voice is audible to you? I think some internet connection from his side. मैडम आई थिंक नेटवर्क इशू है उनका। I think network issue from his side. तो अंत में मैं आपके Thank you so जो है much गुरु for काशी audience. यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट का, डीन गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी का, रजनी मैडम का, सोनी जी का, और जितने भी खास करके जो फैकल्टी मेंबर्स पार्टिसिपेंट्स हैं, कि उनके बिना तो ये प्रोग्राम अधूरा है। तो खास करके जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनका बड़ा धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इस एफडीपी को अच्छे से अटेंड किया। आवाज आ रही है मेरी? ऑडिबल? Yes sir, your voice is audible. एम आई ऑडिबल? Yes sir, your voice is audible. एम आई ऑडिबल कि नहीं? Yes sir, यस yes सर। sir, yes sir, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? yes sir, yes sir. Sir, my मेरी- voice is audible. हाँ, बस मैं लास्ट में अब यही आप सब, टाइम हो गया क्या? Yes, hello. Hello, Rajendra sir. Rajendra sir, I think some network issues from his side. Very motivational words from Dr. Rajendra Singh. Very motivational words. He focused on qualitative and quantitative contents. These contents are very important in your research area. Dr. Rajendra Singh, Dr. Rajendra sir, you are here? I think he is not here. His connection is out, I think. मैडम आ चुके हैं वो तो सर। कंक्लूजन में हम यही कहना चाहेंगे कि जो आज का मेरा टॉपिक था, आई एम ऑडिबल कि नहीं? Yes sir, मेरी yes आवाज आ रही sir, है? yes sir. आप सुन Your पा रहे voice हैं is, मुझे? yes sir, बेटा 5 मिनट ठहर जाओ, अभी आ रहा हूँ। yes sir. Sir, my voice is मेरी audible? आवाज सुन पा रहे हैं? Yes sir, श्योर सर, योर वॉइस Sure, इज sir. ऑडिबल। yes sir, yes sir. Your voice is audible. Sir, सुन रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है सर। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? Yes sir. सर आपको आ रही है आवाज? सर आपकी साइड से आप सुन पा रहे हो सर? राजेंद्र सर, नवदीप सर, अतुल सर? मैडम उनके नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। Yes sir, yes sir. I think network issues from his side. मैडम आपकी आवाज क्लियर है, इट इज ऑडिबल। Yes sir, yes sir. हाँ, आवाज सुन पा रहे हैं? Yes जी sir. सर, जी सर, जी सर। Rajendra ऑडिबल है sir? कि नहीं मेरी आवाज? Yes sir, you can continue sir. हाँ, तो लास्ट में मैं कंक्लूजन में ये कहना चाहूंगा कि पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर। हाँ, आवाज आ रही है? Yes sir. हाँ, तो मैं लास्ट में कंक्लूजन में ये कहना चाहूंगा, अभी टाइम कितना है मेरे को थोड़ा सा बताएंगे आप? मैं उस हिसाब से अपने आप को सर आपके लिए टाइम की कोई लिमिट नहीं है सर। थैंक यू फॉर योर मोटिवेशनल वर्ड्स सर। तो We are मैं ready. जो है ना लास्ट मैं ये देखो, मेरा जो है ना आपकी यूनिवर्सिटी विजिट करने का बड़ा मन है। कभी जरूर सर, आऊंगा, आप जरूर। लोगों से मिलूंगा। सर आपके लिए कोई टाइम की और- कोई लिमिट नहीं है सर। हम भी हाँ, तो खास करके क्योंकि जो है ना, क्योंकि मेरा जो यहाँ मोटिव है, मैं सिरसा में रहता हूँ, तो मेरा मोटिव यहाँ ये है कि सिरसा के बच्चों को, मैक्सिमम अच्छे बच्चों को आईएएस कैडर के लिए तैयार करूँ। और उसके लिए मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और निमोनिक्स, एसोसिएशन टेक्निक से जो मेमोरी की है, पूरी की पूरी किताबें मैं उनको रटवा देता हूँ। तो उसके अंदर थोड़ी सी ये है कि बच्चे के अंदर अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस की आदत डाल जाए तो वो ऐसा नहीं है कि वो आईएएस क्रैक ना कर सके। तो अपने बच्चे काफी टैलेंटेड हैं, बशर्ते उन्हें रास्ता मिले, सही सिस्टम मिले, सही गुरु मिले। तो कोशिश मेरी यह है कि मैं
जब तक जीऊं सिरसा के बच्चों को और आगे ले जाऊं, और खास करके मैं बठिंडा आपके पास जरूर आऊंगा, आपकी यूनिवर्सिटी विजिट करूंगा। और जो आज का टॉपिक था मेरा, उसमें कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूंगा कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं। आपका मीन, सेंट्रल टेंडेंसी, टी टेस्ट, एनोवा, रिपीटेड मेजर एनोवा, एनकोवा, और दुनिया भर के जितने भी वो हैं क्वांटिटेटिव, खास करके कोरिलेशन के अंदर एक प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड ऑफ कोरिलेशन है, वो पैरामेट्रिक है। और स्पीयरमैन्स जो फैक्टर मेथड ऑफ कोरिलेशन है वो नॉन पैरामेट्रिक है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके अंदर जो हम कोरिलेशन निकालते हैं ना, रैंकिंग से निकालते हैं। हम रैंक दे देते हैं, जैसे मान लिया 2 तरह के मार्क्स हैं, एक्स और वाई, उसमें जो हाईएस्ट है उनको 1 रैंक दे दिया, तो कैलकुलेशन रैंक से करते हैं। जो रैंक वाली कैलकुलेशन होती है वो अंदाजा की होती है, इसलिए ये नॉन पैरामेट्रिक है, रैंक स्पीयरमैन मेथड ऑफ कोरिलेशन, और वो क्वालिटेटिव है। और वैसे नॉन पैरामेट्रिक तो बहुत सारे टेस्ट हैं, फिशर टेस्ट है, एमसी नीमर टेस्ट है, विल्कोन्सन मैच टेस्ट, या इसको साइन रैंक टेस्ट भी बोलते हैं, मान विटनी टेस्ट है, या खुशहाल वाल्स टेस्ट है, काई स्क्वायर है, और कैंडल्स कोफिशिएंट ऑफ कॉन्कॉर्डेंस है। मतलब ये सारे नॉन पैरामेट्रिक में हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं तो अंदाजा वाली करते हैं, रैंकिंग स्केल दे के करते हैं। और एक्सपेक्ट, जैसे काई स्क्वायर है, हम उसमें एफओ जो वैल्यू लेते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, और एफ ही एक्सपेक्टेड, जहां एक्सपेक्टेड आ गई, अंदाजा वाली चीज आ गई, तो वो कैलकुलेशन कैसी अंदाजा वाली है। तो इसलिए ये सारे जो जितने भी मैंने बताए नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक्स, इसको असेसमेंट भी कहते हैं, क्वालिटेटिव भी कहते हैं। और नॉन पैरामेट्रिक में क्वांटिटेटिव भी कहते हैं, उसे मेजरमेंट भी कहते हैं। और काफी अब नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं क्वांटिटेटिव में भी। अगर आप अमेरिका में रिपीटेड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिपीटेड मेजर एनोवा यूज होता है, उसके पीछे रीजन क्या है? हम सिंपल एनोवा यूज करें तो उसमें 2 साल 2.5 साल की पीएचडी होती है, जो कैलकुलेशन हम करते हैं उन कैलकुलेशनों में एक्यूरेसी कम होती है। अगर हम 2-2 महीनों का एक्सपेरिमेंट करें, 2 महीने एक्सपेरिमेंट किया, फिर 2 महीने, फिर उनका एवरेज निकालें, तो ये इसमें रिपीटेड मेजर एनोवा यूज होता है, इसमें एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो इसलिए आजकल रिपीटेड मेजर एनोवा यूज करने लगे लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। और खास करके क्योंकि जो हमारा मकसद ये नहीं है कि ज्यादा क्वांटिटेटिव चीजों को डाल करके उसको रिसर्च को कॉम्प्लिकेटेड बनाना। हमारा मकसद केवल एक ही है कि हम रिसर्च की जो प्रोडक्टिविटी है ना, रिजल्ट्स हैं। मेरी रिसर्च थी, आज तक मेरा चैलेंज है, कोई जो है ना चैलेंज नहीं कर सकता कि कहीं भी मैंने कोई चीज नकल मारी हो। कारण क्योंकि सारी चीजें नई डेवलप की हैं मैंने, एक भी तो दिखा दो। मैंने ऑनलाइन आईसीटी पे काम किया था, और आईसीटी पे मेरी जो रिसर्च ये बताती है, मैंने वीडियोस भी बनाई, मैंने जो है यूट्यूब्स भी बनाई, मैंने दूसरी चीजें भी बनाई, उनको फिर कंपेयर किया कि कौन सी चीजें ज्यादा बेस्ट हैं। तो जो चीज मैंने खुद बनाई है उसमें नकल वाले चांस ही नहीं है। तो नकल का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप नकल ना करो, नकल करके एक नई इनोवेशन लेके आओ ना, सीखो, आप दूसरों से भी सीखो क्या किया उन्होंने। लेकिन खाली कट कॉपी पेस्ट, इससे खाली डिग्रियां तो मिल जाएंगी आपको, लेकिन उससे जो रास्ता है वो नहीं निकल पा रहा। जो हमारा मकसद है, जो हमारा टारगेट है, हमारा मकसद केवल यही है कि हमारे कंट्रीज में नई इनोवेशन दें, ह्यूमैनिटी का हम वेलफेयर करें, मानव जाति को और आगे ले जाएं। बुराइयां तो कहीं से भी सीख लोगे, अच्छाइयां थोड़ी सी कहीं से भी पकड़ो ना, वो ज्यादा अच्छी बात है। हम उंगली करते हैं, एक उंगली करते हैं दूसरे की तरफ कि भाई ये बुरा है, क्योंकि बुराइयों की तरफ हमारा ज्यादा दिमाग जाता है। 3 उंगलियां अपनी खुद की तरफ होती हैं, तो हम कोशिश करें कि ये उंगली अच्छाई की तरफ उठाएं। अच्छे काम अगर खुद करेंगे तो 3 गुना आप खुद अच्छे बन जाओगे। तो इसलिए मेरा तो हमेशा यही प्रयास रहा है कि अच्छा एजुकेशन हो, अच्छी बच्चों को शिक्षा दो। और कंपटीशन की भावना तो देखो रहेगी। कंपटीशन अपने घर से शुरू होता है, फिर समाज से शुरू होता है, फिर कंट्री लेवल पे भी कंपटीशन कहाँ नहीं है। कंपटीशन तो एक अच्छी आदत है। कई बार लोग कहते हैं जी स्ट्रेस हो गया मेरे को, तो स्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेस जीने के लिए जरूरी है। अगर स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस इज जस्ट लाइक ए गिटार ऑफ यू कैन से, कि जो हमारा गिटार होता है उसकी जो तार होती है ना, उसको हम ज्यादा कसते जाएं, एक लिमिट आएगी वो तार टूट जाएगी। लेकिन एक लिमिट है कि उस लिमिट तक आप बहुत अच्छी सुंदर आवाज उसमें सुन सकते हैं। तो यही हमारे शरीर का हाल है। आपसे जितना हो सकता है उतना करिए, ओवरलोडेड होंगे तो फिर आपको वो नुकसान करेगा। तो स्ट्रेस हमें जीने के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो आप जी भी नहीं सकते। एक एनर्जी का रूप है वो। अभी अगर कभी आपको स्पिरिचुअलिज्म पे या आइडियलिज्म पे या तरह तरह के फिलोसफिकल टॉपिक्स पे अगर कभी बात करोगे ना, तो मैं कई बार भगवान की परिभाषा अपने वर्ड्स में देता हूँ कि गॉड है क्या। तो वो कभी मौका लगेगा तो उसमें मेरे को कम से कम 2-3 घंटे चाहिए समझाने के लिए कि स्पिरिचुअलिज्म क्या है, आइडियलिज्म, ये जितने भी इज्म दे रखे हैं, इनके हर एक की अच्छाइयां हैं, हमें अच्छाइयों को लेना है।
जो अच्छी बातें हैं उनको इंटीग्रेट करके आप यूज करो, चाहे वो कुरान में दे रखी हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब में दे रखी हो, चाहे वो किसी भी ग्रंथ में हो, रामायण महाभारत में हो। तो मतलब ये है कि सारी चीजें अच्छी हैं, हमें फिल्टर करना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। और डू एंड डोंट सबके हैं, नुकसान किसके नहीं है। चाहो तो चाकू से आप खरबूजा काट लो, चाहो अपनी गर्दन काट लो। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का युग आ गया। कंप्यूटर के भी नुकसान बहुत हैं, फायदे बहुत हैं। तो हमारे को जो है पॉजिटिव एटीट्यूड से, क्रिएटिव एटीट्यूड से काम करना है, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो किसी प्रोफेशनल एथिक्स का एक चैप्टर पढ़ाया जाता है लास्ट में हमारे टीचिंग के अंदर। हम बच्चों को सिखाते हैं, भाई तुम्हें आइडियल टीचर बनना है, ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाना है, उनका शोषण नहीं करना, उनके साथ भेदभाव नहीं करना, उन ट्यूशन की तरफ जो नहीं जाना, पैसे की तरफ जो भी, हाँ क्लास में नहीं पढ़ाओ और ट्यूशन पे पढ़ाओ। तो मतलब ऐसे ही इंजीनियर्स के भी प्रोफेशनल एथिक्स हैं, डॉक्टर्स के भी हैं। अगर एडवोकेट की मैं बात करूं, एडवोकेट्सी में ये सिखाया जाता है कि झूठे केस मत लो, लेकिन एडवोकेट क्या कहता है कि मेरी तो इतनी फीस है जी, मैं आपको चाहे गलत है ना तो भी जिता दूंगा। अगर सही एडवोकेट होगा ना, उसको पता लग गया गलत है तो वो केस भी नहीं लेगा। वो है एथिक्स। अगर इस तरह के एथिक्स हो जाएं तो कोर्टों में भीड़ ही ना रहे, जो गलत लोग हैं वो पहले ही पीछे हट जाएं, फिल्टर हो जाएं, आगे आएंगे ही नहीं वो। तो मतलब कहने का है एथिक्स हमारे जो है ना बहुत कमजोर हैं। उन एथिक्स को अगर हमें मजबूत करना है तो हमारा एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना है, तभी जा करके मैं कहूँगा कि हम इस धरती पे कुछ कर पाए हैं। अदरवाइज तो देखो कैनन जीते तो सब लोग हैं, पशु भी जीते हैं, भगवान ने हमें दिमाग दे रखा है। पानी और पसीने में बड़ा अंतर है, पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर है। जीते तो इस धरती पे सब लोग हैं, सांस लेने में और जीने में बड़ा अंतर है। तो पशु भी तो सांस लेता है, लेकिन कहने का मकसद यह है कि आपको भगवान ने ह्यूमन बीइंग के रूप में अगर जन्म दिया है तो यू शुड डू समथिंग इन द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी, अदरवाइज योर लाइफ इज ऑफ नो यूज। क्योंकि प्रोडक्ट एक आपने एनपीसी कर्व भी पढ़ी है, जिसने पैदा हुआ है वो टर्मिनेशन पीरियड पे, डिक्लाइन पीरियड पे जाके मरना ही है उसने। तो कहने का मतलब है हर एक का अंत तो उस साइकिल से होना है। वो डिपेंड करता है, कोई पहले चला जा सकता है, कोई बीच में जा सकता है, कोई बाद में जा सकता है, लेकिन जाना तो सबको है। लेकिन कम से कम आप अपने एक्टिविटीज से, अपने कर्मों से इतना अच्छा कर जाएं कि समाज में कभी कोई आपके बारे में ये ना कह सके कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। तो ये तो मैंने जो है ना साधु संतों की बातें छेड़ दी, लेकिन कुल मिलाकर के मैं अपने आप को ना नहीं सर, रावण की बहुत कैटेगरी में जरूरी है मानता हूँ, सर, बहुत जरूरी है। पापी की ये वर्ड कैटेगरी में मानता हूँ। आप साधु से लाभ भी कर लेता हूँ, मंदिर में जाप भी कर लेता हूँ, मानव से देव ना बन जाऊं मैं, इसलिए कुछ पाप भी कर लेता हूँ। तो मैं अपने आप को, क्योंकि बैलेंसिंग थ्योरी है भगवान की बनाई हुई, अच्छाई बुराई, नर नारी, फूल कांटे, एसिडिक बेसिक, इन चीजों का बैलेंस जरूरी है। तो मेरे जैसा व्यक्ति, आप सारे अच्छे बन जाओगे तो पापी तो चाहिए मेरे जैसा। तो इसलिए बैलेंसिंग के लिए मैं अपने आप को कई बार रावण की कैटेगरी में और पापी की कैटेगरी में लेता हूं, ताकि आप लोग नेगेटिव से भी पॉजिटिव में कुछ ना कुछ सीख लो। हो सकता है कि मैंने अपने बारे में नेगेटिव चीजें बोली हैं, उससे भी बहुत कुछ कई बार आगे लगता है कि सीखने को मिलता है। तो नेगेटिव चीजें भी करनी चाहिए, लेकिन उससे सीखने के लिए, ना कि उसको डिस्ट्रक्शन के एटीट्यूड से यूज करें। नेगेटिव चीजों को भी पॉजिटिव एटीट्यूड से यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं स्पेशली थैंकफुल हूँ आपकी मैनेजमेंट का कि मुझे इस तरह का मौका दिया, और खास करके आपके डीन साहब का, डॉक्टर वीरेंद्र जी का, जो कि गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में उन्हीं के इनिशिएटिव से मैं जो है आपके साथ जुड़ सका। और खास करके जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनका बड़ा धन्यवादी हूँ कि उन्होंने बड़ा पेशेंटली सारी चीजों को सुना। और हो सकता है वो एक छोटी सी चिंगारी अगर किसी के जो है थोड़ी सी भी जो है वो उनको लगी हो, तो वो आग का रूप जरूर काम करेगी, वो उनकी लाइफ में बहुत अच्छा रिजल्ट और प्रोडक्टिविटी लेके आएगी। तो मैनी मैनी थैंक्स अगेन फॉर कॉलिंग मी ऑन द एफडीपी प्रोग्राम। और मेरे से अगर कोई भूले भटके कोई गलत शब्द बोल दिए हो या गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। Thank you so much for your valuable and motivational words for us, sir, on this FDP थैंक यू, program. And very थैंक यू। अगर valuable आपने ये words. रिकॉर्डिंग करी हो ना तो हाँ, अगर आपकी ये रिकॉर्ड हुई हो, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि पहले पीछे लाइट चली गई बार बार, मेरे को मोबाइल पे ही अटैचमेंट नहीं, तो मैं लैपटॉप पे इसको कर लेता रिकॉर्ड। तो अगर रिकॉर्डिंग करी है तो आपने, मैं आपसे जो है ना वो रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे को किसी तरह भेजने की कोशिश करें। Okay, sir. Okay, sir. We will send. Thank you so much for joining थैंक with यू, us, थैंक sir, यू। and thank you for being here.
and you. giving Thank very valuable idea on the qualitative and quantitative research and motivational words, especially for our faculty and participants, because these words are very important for the आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छे हैं आप लोग, और अच्छा बने बस इन्हीं शब्दों के साथ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर राजेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बिना तो आज जो है पॉसिबल नहीं था आप बच्चों के साथ जुड़ना। जी और सर, कभी सिरसा आए तो मिलके जरूर जाएं। श्योर सर, श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने अपने इतने कीमती और प्रीशियस टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला। और दूसरा ये है कि बहुत ही मोटिवेशनल आपने जो स्पीच करी है, मैं 1 मिनट भी छोड़ नहीं पाया बीच में से, फॉर द रिसर्च क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्योंकि मेरा खुद का भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट है रिसर्च के पार्ट पे। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपने बाकी तो सारा बहुत अच्छा बोला, बस एक आध लाइन आपने बहुत गलत बोल दी। वो ये है कि आपने अपने आप को रावण कह दिया। दैट इज नॉट गुड। जो ऐसा है, नेगेटिव चीजों को ना मैं कई बार पसंद करता हूँ। वो नेगेटिव चीजों से ना मेरे को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो हो सकता है कुछ लोग कई बार कहते हैं ना कि प्रशंसा कोई करता है ना, तो वो प्रशंसा मैं उसको इम्पोर्टेंस कम देता हूँ। अगर कोई मेरे को क्रिटिसाइज करता है, मेरी गलतियां निकालता है, मैं उसको ज्यादा अपना दोस्त समझता हूँ। तो इसलिए कई बार मैं नेगेटिव चीजों को लेकर के सोचता हूँ कि हो सकता है इसमें मेरा ही फायदा। वैसे always welcome for you sir in the Guru Kashi University. So on the behalf of Dean, I am very thankful for you sparing your time, sir. Thank you very much, sir. बहुत अच्छा लगा वीरेंद्र, आपको भगवान जो है गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, रिकॉर्डिंग आपको मैं भेज दूंगा सर। हाँ, मेल पे भेज दे, कोई दिक्कत नहीं। जी मैं आपको भिजवा दूंगा। विजिट करूंगा मैं, अगर वहां लगेगा चक्कर तो श्योर सर, मोस्ट वेलकम। स्पेशल आइए सर, स्पेशल आइए। हाँ जी, कोई इशू नहीं है, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Again, thank you to all the participants and thank you Dr. Rajendra Kumar from JCB College, Tirupati. Thank you so much for completing successfully. I'm also thankful to all the faculty for supporting me and for a successful completion of today's lecture. I'm also thankful Madam Rachna ji, thank you sir, Mr. Navdeep Kumar, Atul ji, and all the faculty who have participated, and also thankful who have not participated in the FDP. आगे फिर करेंगे कोशिश। Sure sir, और आपका जो टीम वर्क है, जो आपकी जो कॉलेज की टीम है, बहुत अच्छा लगा। और बहुत ही सभी जो है ना बड़े अप्रिशिएबल हैं और सारे बहुत ही डेडिकेटेड हैं। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू वंस अगेन। वेलकम सर। थैंक यू।